हरे कृष्णा। देखिए, टेक्स्ट में मैंने आपको लास्ट टॉपिक बेसिक्स पढ़ा दिए थे कि प्रीवियस ईयर क्या होता है। हम लोग अप्रैल टू मार्च फॉलो करते हैं अपने इनकम टैक्स में, जैन टू दिसंबर फॉलो नहीं करते। असेसमेंट ईयर क्या होता है, पर्सन क्या होते हैं। इसके अलावा एक चीज और सिखाई थी कि अगर अपने को टैक्स निकालना है तो बेसिकली 4 स्टेप्स में काम करना है। पहली स्टेप थी हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, कैटेगरी ऑफ पर्सन। दूसरी स्टेप क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस। तीसरी स्टेप क्या है, उसकी इनकम निकालना। और चौथी स्टेप है टैक्स। तो हम लोग ने पर्सन कौन होता है ये ऑलरेडी देख लिया। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, हम लोग ने पर्सन देख ली। अब हम लोग आज की क्लास से जो शुरू कर रहे हैं, नया ही टॉपिक है, ये शुरू करने जा रहे हैं कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होगा। यानी हम उसको इंडिया में क्या माने, रेसिडेंट माने, नॉन रेसिडेंट माने, क्या माने। और जितने भी लोग हैं, जितने भी आपने पर्सन पढ़े, उन सबका मैं आपको रेसिडेंशियल स्टेटस सिखाऊंगा। जिसे इंडिविजुअल का कैसे निकलता है, एचयूएफ का कैसे निकलता है, कंपनी का अलग से सिखाऊंगा, फर्म वगैरह का सिखाऊंगा। और उसके बाद यह भी सिखाऊंगा कि ये रेसिडेंशियल स्टेटस हम क्यों निकाल रहे हैं, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो इससे मोटा मोटा ये फर्क अभी के लिए समझ लो कि रेसिडेंशियल स्टेटस से ही ये तय किया जाता है कि आपके हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी और कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव है, वो बाहर रहने लग गया, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में ही पैसे कमाता है, सैलरी जॉब करता है, सैलरी मिलती है, और उसमें से कुछ पैसे यहां कानपुर में, इंडिया में कहीं पे भी उसके मम्मी पापा रहते हैं, उनको भेज देता है ताकि उनका खर्चा चलता रहे। और वो आपसे पूछ रहा है, आपका रिलेटिव है, आपसे पूछ रहा है कि तुम तो टैक्स पढ़ते हो, हमको बताओ कि मेरी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी। तो उसके लिए पहले आपको उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा, तब आपको जाके ये जवाब मिलेगा कि उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है कि नहीं। वो कैसे, वो सब सीखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना। रेसिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स का सेक्शन 6 बताता है। आपको सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, जहां याद करना होगा मैं बता दूंगा। तो यहां पे क्या नहीं याद करना है आपको, हाँ, कि सेक्शन 6 रेसिडेंशियल स्टेटस बताता है। क्या याद नहीं करना है आपको, सेक्शन 6 जो है वो रेसिडेंशियल स्टेटस का है। क्या मना किया मैंने आपको याद करने के लिए, ठीक है, याद तो नहीं किया आपने। रेसिडेंशियल स्टेटस का कौन सा सेक्शन है, मना किया ना, आप याद कर ले, मानते नहीं। सेक्शन 6 का है, तो ये याद करने की आपको जरूरत नहीं है। तो याद रह गया तो कोई बात नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती दिमाग में जो भूलना चाहे नहीं भूल पाता इंसान, है ना। सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होगा। हाँ, तो वैसे ही अगर ठीक है रह गया तो बात सही, नहीं तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, रेसिडेंशियल स्टेटस में एक जो इंडिविजुअल और एचयूएफ होता है, या तो वो इंडिविजुअल और एचयूएफ रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। क्या होगा, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। अगर नॉन रेसिडेंट है तो हम उससे आगे और कोई क्वेश्चन रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए नहीं करते। नॉन रेसिडेंट है तो बात खत्म। लेकिन अगर वो रेसिडेंट है तो हम उससे पूछते हैं कि तुम ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आप घर पे हैं, आप अपने रूम में, है ना, और मम्मी पापा ने आपके रूम का मान लीजिए डोर खोला अचानक से, और उसी समय आप बस बुक्स वगैरह उठा के एक बार देख रहे थे, काहे अच्छा कौन सब्जेक्ट की बुक है, टैक्स की बुक है, रखी रहते, जैसे ही आपने खोली वैसे ही मम्मी पापा आ गए। मम्मी पापा कह रहे आज सूरज कहां से निकला है। आपने भी कहा क्या किस्मत है मेरी, इसी समय, अभी तक तो मोबाइल के लिए तब नहीं आए, चलो। यानी देखिए भाई साहब, या तो आप जब मम्मी पापा ने रूम खोला, पेरेंट्स आपके रूम में आए, या तो आप पढ़ते मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो उनको यही उम्मीद थी, वो अपना शुरू हो जाएंगे। और अगर पढ़ते मिलेंगे तो या तो कोई ऐसा बच्चा होगा जो आमतौर पे पढ़ता रहता होगा, और या तो कोई ऐसा होगा जो कभी कभी पढ़ता है। वैसे ही जब हम रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे तो अब हम पहले ये चेक करेंगे कि आप रेसिडेंट हैं कि आप नॉन रेसिडेंट हैं। और अगर आप रेसिडेंट हैं तो फिर हम ये चेक करेंगे कि वो ओआर है कि एनओआर है। सर ये क्या बोल रहे हैं आप, ओआर मींस ऑर्डिनरी रेसिडेंट और एनओआर मींस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ के
बाकी जितने लोग होते हैं, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, ये सब लोग या तो रेसिडेंट होते हैं या नॉन रेसिडेंट होते हैं। मतलब जैसे कंपनी वगैरह में अगर रेसिडेंट है तो हम फर्दर क्लासिफाई नहीं करते कि रेसिडेंट में कौन सी रेसिडेंट, नहीं। अगर रेसिडेंट है तो रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट, केवल दो में हम क्लासिफाई करते हैं। और वो भी एक एक करके आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का सिखाऊंगा, वही सबसे बड़ा है। सारे सीखेंगे इसी चैप्टर में, बट पहले किसका सीखेंगे? इंडिविजुअल का। अच्छा, मान लो, सपोज करो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और इस बार आपने उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला, मान लो मिस्टर एक्स है, आपने रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला और वो लेट्स से रेसिडेंट निकला है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट या कोई भी रेसिडेंट निकला है। क्या वो एक बार अगर रेसिडेंट निकल आए तो जीवन भर रेसिडेंट ही रहेंगे? आंसर इज नो। हो सकता है इस साल रेसिडेंट हो, अगले साल नॉन रेसिडेंट हो जाए, या वाइस वर्सा। तो जो भी रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग निकालते हैं, ये हर प्रीवियस ईयर में निकालते हैं, हर प्रीवियस ईयर का, हर फाइनेंशियल ईयर का। क्योंकि हो सकता है किसी फाइनेंशियल ईयर में वो रेसिडेंट हो, किसी में नॉन रेसिडेंट हो। ऐसा नहीं कि हमने एक बार निकाल ली और जिंदगी भर का हो गया, नहीं। हम हर बार उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं कि इस बार क्या था। ठीक है। जैसे आपको क्या लग रहा है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अभी तो पढ़ाया नहीं है हम लोग को, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन तब भी अगर आप तुक्का मारो तो आप लोग इंडिविजुअल तो हैं, आप रेसिडेंट निकलोगे कि नॉन रेसिडेंट? तुक्का मारो। रेसिडेंट सर अपने लोग कानपुर या इंडिया के बाहर, क्या कानपुर से बाहर उन्नाव नहीं गए, है ना, तो रेसिडेंट ही निकलेंगे। अच्छा, रेसिडेंट में भी ऑर्डिनरी निकलोगे कि नॉट ऑर्डिनरी? ऑर्डिनरी। आपने तुक्का मारा है, उम्मीद तो है कि आपका सही होगा, बट कैसे निकालते हैं, उसका क्या तरीका है, क्या देखते हैं? चलिए शुरुआत करते हैं। सेक्शन 6 बेसिकली रेसिडेंशियल स्टेटस बताता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मैं देख रहा हूं कि पिछले 2-3 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट ना न्यू सिलेबस वगैरह में रेसिडेंशियल स्टेटस पूछ ही रहा है, तो ये पूछेगा, ठीक है ना, और इजी टॉपिक है अगर समझ में आ गया तो। देखते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी is to be determined। एसएससी मतलब आपको पढ़ाया था, एसएससी मतलब टैक्स पेयर। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी is to be determined in respect of each previous year। हर साल का निकालना पड़ेगा। क्यों? as it may vary from previous year to previous year। हर साल चेंज हो सकता है। आपको तो एग्जाम में जिस साल का पूछे उसका निकालना होगा, बट प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम लोग जब भी चेक करते हैं तो उस साल का चेक करते निकालते हैं। ठीक है। अब सर किसका सिखाएंगे? सबसे पहले मैं सिखाने वाला हूं आपको रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब मेल फीमेल, किसका सिखा रहा हूं? सभी का, मेल फीमेल माइनर चाइल्ड या जो भी है। ठीक है। तो एन इंडिविजुअल मे बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट या ऑर्डिनरली रेसिडेंट भी आप बोल सकते हैं। एन इंडिविजुअल मे बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। इन तीनों में कुछ एक होगा, एनी वन ऑफ दी अबव 3। यानी तरीका क्या है? सबसे पहले हम उस इंडिविजुअल का चेक करेंगे कि वो रेसिडेंट है कि वो नॉन रेसिडेंट है। पहला काम हमारा ये होगा। अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो आप देखिए हम आगे कुछ नहीं पूछ रहे उससे। कुछ पूछ रहे हैं क्या? कुछ नहीं पूछ रहे। लेकिन अगर वो रेसिडेंट है तो हम ये चेक करेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो सबसे पहले क्या सिखाऊं? ओआर एनओआर सिखाऊं, मतलब इसको मैं प्यार से ओआर बोल रहा हूं और इसको एनओआर बोल रहा हूं। ओआर एनओआर सिखाऊं, ये सिखाऊं कि पहले ये सिखाऊं कि रेसिडेंट कौन होता है और नॉन रेसिडेंट कौन होता है? कौन, क्या सिखाऊं? हाँ, पहले ये सीखना पड़ेगा कि कौन है रेसिडेंट, कौन है नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट होगा तो आगे सीखेंगे, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना जी? इतनी बात समझ में आई? चलो सबसे पहले समझते हैं सर रेसिडेंट कौन होता है। हमारे इंडिया में हम रेसिडेंट उसको बोलते हैं, उस इंडिविजुअल को जो ये जो दो बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन 1 एंड बेसिक कंडीशन 2, इनमें से कोई एक भी पूरी कर दे तो वो रेसिडेंट है। दो बेसिक कंडीशन है, दोनों बेसिक कंडीशन में अगर आप कोई एक भी पूरी कर दे तो आप रेसिडेंट है। मतलब सर अगर दोनों पूरी कर दी तो भी रेसिडेंट है, दोनों नहीं पूरी करी तब नॉन रेसिडेंट। तो दोनों में कोई एक भी पूरी कर देगा तो रेसिडेंट है। ऐसी क्या कंडीशन है सर? पढ़िएगा। एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेसिडेंट कब? इफ ही फुलफिल्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू बेसिक कंडीशन। पहली बेसिक कंडीशन सर क्या है? ही मस्ट बी इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जिस साल के लिए आप निकाल रहे हो उस साल इंडिया में हो। कितने टाइम के लिए? फॉर एटलीस्ट 182 डेज। एटलीस्ट मतलब
कम से कम मतलब 182 डेज या उससे ज्यादा वो इंडिया में हो। मतलब अगर आप निकाल रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपसे एग्जाम में मान लीजिए पूछा गया असेसमेंट ईयर 2024 2025 24 25 का, यानी प्रीवियस ईयर कौन सा बेटा 23 24, इस साल का पूछा गया, तो आप क्या करोगे, आप ये चेक करोगे कि प्रीवियस ईयर 23 24 का मतलब होता है 1 अप्रैल 2023 से लेके कहां तक बेटा 31 मार्च 2024। आप ये चेक करोगे कि इस दौरान इंडिया में जिसका भी आप निकाल रहे हो, मान लो मिस्टर एक्स का निकाल रहे हो, तो आप ये चेक करोगे कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक मिस्टर एक्स इंडिया में कितने दिन रहे। ये चेक करना है कि इंडिया में कितने दिन रहे, कि ये चेक करना है कि इंडिया के बाहर कितने दिन रहे, इंडिया में कितने दिन रहे। और अगर आंसर आया 182 डेज और मोर, तो बताओ बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई, यस और नो। 1 पूरी हो गई, बेसिक कंडीशन 1 पूरी हो गई। 1 पूरी जब हो जाए तो बेसिक कंडीशन 2 हम पूछेंगे ही नहीं, क्यों अपना टाइम बर्बाद करें, क्यों नहीं पूछ रहे। दोनों में से कोई एक भी पूरी हो गई तो वो रेसिडेंट। लेकिन अगर मान लो वो बंदा आपसे कहता है कि सर नहीं नहीं, हम तो इस साल ना इंडिया में केवल 150 डेज थे, मान लो 150 दिन वो कह रहा है इंडिया में थे, बाकी तो सर इंडिया के बाहर थे, तो पहली बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हुई तो हम दूसरी चेक करेंगे, तब हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, पहली में क्या लिखा है, पहली में लिखा है ही मस्ट बी इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एटलीस्ट 182 डेज, यानी जिस भी प्रीवियस ईयर का आप रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं उस प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज वो इंडिया में होना चाहिए। अगर ये पूरी हो गई तो सेकंड नहीं चेक करनी, और अगर ये पूरी नहीं हुई तो दूसरी चेक करेंगे। अब दूसरी क्या है सर, दूसरी कहती है ही मस्ट बी इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एटलीस्ट केवल कितने दिन 60 डेज। जिस साल आप चेक कर रहे हो उस साल कम से कम वो 60 डेज हो। एंड यानी सर दूसरे में साथ में एक चीज और भी लिखी है, एंड लिखा है और नहीं लिखा है, एंड फॉर एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। है सर ये क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, तो ये 365 क्या फिर ये 60 क्या था, मैं समझाता हूं आपको, फिर एक बार और पढ़ेंगे। इधर आओ, आपका वही मान लेते हैं असेसमेंट ईयर 24-25, एग्जाम में बहुत ध्यान से हमें करना होगा कि कौन से साल का पूछ रहा है। तो असेसमेंट ईयर अगर 24-25 है तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया 23-24, यानी डेट क्या हो गई बेटा 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 2024। यानी सबसे पहला क्वेश्चन हम उससे ये पूछेंगे कि भैया ये बताओ कि इस दौरान तुम इंडिया में कितने दिन थे। अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं। लेट्स से केस 1, वो कह रहा है सर इस दौरान हम इंडिया में 200 दिन थे, 200 डेज इंडिया में थे। बताओ अब हम उससे दूसरी कंडीशन पूछें कि नहीं पूछें, क्यों नहीं पूछें, 182 डेज से ज्यादा है तो हम कहेंगे कि बेसिक कंडीशन 1 जो है वो पूरी हो गई है। ठीक है, केस 2, वो हमसे कह रहा है कि सर हम इस दौरान 182 डेज इंडिया में थे। बोलो पूरी हो गई, पूरी हो गई अभी भी, ठीक है 182 डेज में पूरी हो रही है, बच्चे कह रहे हैं ठीक है 1 पूरी हो गई। केस 3, वो हमसे कह रहे हैं सर, हमने कहा बताओ, कह रहा है सर हम इस साल केवल 59 डेज इंडिया में थे। तो बेसिक कंडीशन 1 तो पूरी नहीं हुई, पूरी हुई क्या नहीं, क्या दूसरी वाली पूरी हो गई, दूसरी वाली चेक करें आगे वो 365 वगैरह नहीं, दूसरी वाली में ये लिखा था कि कम से कम उस साल 60 डेज तो होने चाहिए, प्लस पिछले 4 सालों में 365 होने चाहिए टोटल। तो भाई अब जब उस साल 59 डेज ही नहीं है तो बेसिक कंडीशन ना 1 पूरी हुई ना 2 पूरी हुई। केस नंबर 4, उसने हमसे कहा कि सर हम ना इस साल 100 डेज इंडिया में थे। तो बेसिक कंडीशन 1 तो पूरी नहीं हुई क्योंकि 182 डेज चाहिए। दूसरी अब हम चेक करेंगे, दूसरी के लिए बेसिक कंडीशन 2 में भी नाम टिक लगा रहे ना क्रॉस, दूसरी के लिए कम से कम 60 डेज तो होना चाहिए, वो है कि नहीं है। और क्या करना है, एक चीज और भी चेक करनी पड़ेगी, क्या जिस प्रीवियस ईयर का आप निकाल रहे हो इससे पिछले 4 साल,
इससे पिछले लगातार 4 साल, मतलब सर प्रीवियस ईयर 23 24 से पीछे चले तो कौन से 4 साल? प्रीवियस ईयर 22 23, प्रीवियस ईयर 21 22, प्रीवियस ईयर 20 21 एंड प्रीवियस ईयर 19 20। हो गए ना? और जाएं आगे की? रोक लो अगर हमें रोकना हो तो। चले आगे लिखें? नहीं, 4 साल हो गए। अब हम क्या करेंगे, हम ये पूछेंगे कि ये बताओ इन 4 सालों में तुम इंडिया में कितने दिन थे टोटल? मतलब मान लीजिए उसने हमसे कहा कि सर 22 23 में हम केवल 10 दिन थे, इंडिया में 10 डेज थे। इस साल मतलब हम 50 डेज थे। फिर उसके बाद सर हम पूरे 365 डेज यहां थे, यहां गए नहीं थे बाहर, और यहां पे भी 365 डेज थे। बोलो भैया, हम टोटल चेक करेंगे। टोटल हमें दिख ही रहा है कि कम से कम 365 होना चाहिए, तो 365 से ज्यादा ही है ना? कितना आएगा अगर आप करेंगे तो 730 और 60 कितना? 790 हो जाएगा। 790 डेज, हमें तो 365 डेज कम से कम चाहिए, वो हो गए। यानी हम कहेंगे इस केस में बेसिक कंडीशन 2 जो है वो पूरी हो गई। क्लियर? मान लो एक और एग्जांपल इसी में ही, अगर वो हमसे कहता कि सर हम ये 365 डेज नहीं थे, हमने कहा फिर, कह रहा सर हम यहां पे 100 डेज थे और यहां पे 90 डेज थे। अब बताओ टोटल कितना? टोटल तो बताओ कितना? 250 डेज। यानी कम से कम पिछले 4 सालों का टोटल 365 होना चाहिए, वो तो है नहीं। यानी बेसिक कंडीशन 2 भी पूरी नहीं हुई। समझ गए? 1 क्या है कि जिस साल आप चेक कर रहे हो उस प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। 1 वाले में हम पिछले 4 साल वगैरह कुछ नहीं देख रहे थे। और अगर 182 डेज से कम है तो फिर हम बेसिक कंडीशन 2 में जा रहे हैं, जो कह रहा है कम से कम 60 डेज इस प्रीवियस ईयर में हो और पिछले 4 सालों में 365। पिछले कौन से 4 साल? कोई भी 4 साल उठा लें। इमीडिएटली प्रीसीडिंग का मतलब समझते हैं? प्रीसीडिंग मतलब पीछे, और इमीडिएटली प्रीसीडिंग मतलब लगातार पीछे, यानी जस्ट पीछे। आओ देखें फिर से एक बार पढ़ के देखते हैं, क्या यही बोल रहा है क्या? एक बार पढ़ते हैं। 1 तो सर समझ में आ गई थी, सेकंड एक बार और पढ़ाओ। पढ़ो बेटा। ही मस्ट बी इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एटलीस्ट 60 डेज एंड फॉर एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग 4 previous year immediately preceding the previous year। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? मान लो एक सज्जन है बाहर का, सिटीजन है बाहर का, इंडिया के बाहर का। अच्छा, क्या सिटीजन से भी हमारा ये रेसिडेंशियल स्टेटस में यहां पे फर्क आएगा? नहीं, हमारा कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब आप हो सकता है इंडिया के सिटीजन हो और उस साल नॉन रेसिडेंट निकले हो, और हो सकता है इंडिया के सिटीजन नहीं हो, किसी दूसरी कंट्री के सिटीजन हो और उस साल रेसिडेंट निकले, उससे हमारा कोई फर्क नहीं। तो मान लीजिए एक बाहर का बंदा है, वो हर साल इंडिया आता है, हर साल, और गिन के 100 डेज के लिए इंडिया आता है। पिछले 15-20 साल से हर साल इंडिया आ रहा है और 100 डेज के लिए आता है, ना एक दिन ज्यादा ना एक दिन कम। और वो जानना चाहता है कि वो इंडिया में रेसिडेंट है कि नहीं। हर साल कितने दिन के लिए इंडिया आ रहा है? 100 डेज। और कब से आ रहा है? 15-20 साल से, बहुत सालों से। क्या वो रेसिडेंट है? कौन सी बेसिक कंडीशन पूरी हुई? सेकंड। पहली नहीं पूरी हुई, पहली नहीं पूरी हुई, कम से कम 182 डेज चाहिए, वो है नहीं। सेकंड पूरी हो गई। कैसे चेक किया सेकंड आपने? 60 तो आपने सही, क्योंकि 100 आते हैं, लेकिन पिछले 4 साल का डेटा तो मैंने दिया ही नहीं आपको। दिया क्या? हर साल 100 डेज आता है, यानी पिछले 4 सालों में 400 डेज होगा, हमें तो 365 चाहिए, तो बेसिक कंडीशन 2 पूरी हो गई। क्लियर? दूसरा केस, एक दूसरे सज्जन है जो हर साल इंडिया में 90 डेज आते हैं, जिनके बिल्कुल 90 डेज आ रहे हैं और बहुत सालों से आ रहे हैं, 15-20 साल हो गए आते आते 90 डेज। और वो जानना चाह रहे हैं कि हम रेसिडेंट हैं कि हम नॉन रेसिडेंट है। क्या लगता है, कैसे नॉन रेसिडेंट? नहीं पूरी हुई बेसिक कंडीशन। कौन सी वाली? ना दोनों नहीं पूरी हुई। पहली तो हुई नहीं, दूसरी तो हो गई ना, 60 डेज तो है ना। नहीं, पिछले 4 सालों में 365 नहीं हो पा रहा है। कितना हो रहा है?
360 हो रहा है, 90 इंटू 4 360। क्लियर? और अगर वो 91 डेज के लिए आता है हर साल, नहीं होगी। अगर 92 डेज के लिए आता है हर साल तो हो जाएगा। 92 इंटू 4 कितना होता है? 368 होता है। तो 368 डेज के लिए है, तो फिर इसका मतलब है कि दूसरी वाली बेसिक कंडीशन पूरी हो गई। पक्का? अच्छा, और ये वाली कंडीशंस अगर आप अपने ऊपर लगा के सोचें एक बार, तो आप अपना रेसिडेंशियल स्टेटस निकालिए तो क्या निकलेगा? कौन सी पूरी कर रहे हो? दोनों ही पूरी कर रहे हो। आप गए नहीं कह रहे हो अभी इंडिया के बाद, तो 365 डेज ही आप पूरे हो, तो पहले भी पूरी हो ही रही है। और दूसरी अगर आप नहीं भी चेक करते तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरी हो रही है। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई? पक्का? तो हम लोग किसका रेसिडेंशियल स्टेटस सीख रहे हैं? इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल या तो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट, और रेसिडेंट कब होगा? जब ये दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन वो पूरी करता है। अब इसी में एक और चीज समझने जा रहे हैं। सर क्या समझने जा रहे हैं? सर क्या आप ये पढ़ाने जा रहे हो कि अगर वो रेसिडेंट निकला तो हम ये चेक करेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि वो नॉट ऑर्डिनरी? क्योंकि आपने इंडिविजुअल में बताया कि या तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा या फिर नॉन रेसिडेंट होगा। तो आपने रेसिडेंट तो पढ़ा दिया, अब ये बताओ कि ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी। नहीं बेटा, अभी वो पढ़ाएंगे। उससे पहले एक चीज और पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? आपने ये दो बेसिक कंडीशन देखी, 1 और 2। 1 पूरी हो गई तो 2 नहीं पूछते, 1 नहीं पूरी हुई तो 2 चेक करते। लेकिन दो ऐसी एक्सेप्शन हैं, या यूं कहें दो ऐसे लोग हैं जिनसे हम बेसिक कंडीशन 2 पूछते ही नहीं है। हम उनसे केवल बेसिक कंडीशन 1 चेक करते हैं। अगर बेसिक कंडीशन 1 पूरी हुई तो रेसिडेंट, पूरी नहीं हुई तो नॉन रेसिडेंट। हम 2 वाली पूछते ही नहीं है। यानी मैं आपको बेसिक कंडीशन 2 के, सेकंड वाली जो बेसिक कंडीशन थी, उसके दो एक्सेप्शन पढ़ाने जा रहा हूं कि इन दो एक्सेप्शनल केसेस में हम केवल बेसिक कंडीशन 1 चेक करते हैं, हम 2 चेक करते ही नहीं है। ऐसी कौन सी दो एक्सेप्शन है? पढ़िएगा, 2 एक्सेप्शंस ऑफ बेसिक कंडीशन 2। दैट इज, ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ हेडिंग का? दैट इज टू होम वी डोंट आस्क बेसिक कंडीशन 2। तो हम लोग क्या पूछते हैं उससे? केवल 1 के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं सर? पहला, एन इंडियन सिटीजन। कहां का सिटीजन है? इंडियन का। इंडिया का सिटीजन है। एन इंडियन सिटीजन हु लेफ्ट इंडिया। लेफ्ट इंडिया मतलब इंडिया आया है कि इंडिया छोड़ के गया? छोड़ के गया है। एन इंडियन सिटीजन हु लेफ्ट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। काहे के लिए सर इंडिया छोड़ के गया? फॉर द पर्पस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। जॉब के लिए बाहर गया है, बाहर जॉब करने गया है, और एज ए क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। क्रू मेंबर क्या होता है? जो लोग शिप पे काम करते, जो क्रू होता है ना उनका। तो इंडियन शिप का वो क्रू मेंबर है और इंडियन सिटीजन है, और इंडिया छोड़ के गया है। जॉब वॉब होगी ना, बाहर करना पड़ता है। या फिर क्रू मेंबर नहीं भी है, नॉर्मल जॉब के लिए गया। केवल क्रू मेंबर नहीं लिखा है, दो बातें लिखी इसी के अंदर। क्या? पहला, इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ के गया है जॉब के लिए। दूसरा, इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ के गया एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। इन लोगों से क्या करते हैं? बेसिक कंडीशन 1 पूछते हैं, केवल 2 पूछते ही नहीं है। और सर एक्सेप्शन है, हाँ एक और एक्सेप्शन है, इससे भी नहीं पूछते। कौन? दूसरा, एन इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम इनटू इंडिया। मतलब इंडिया आया है कि इंडिया छोड़ के गया? इंडिया आया है। काहे के लिए आया है सर? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑन ए विजिट। विजिट पे आया, घूमने आया है। क्या मतलब सर? सर ये इंडियन सिटीजन, कोई इंडियन सिटीजन है कि नहीं, ये कैसे पता चलता है? बाई बर्थ हमको सिटीजनशिप मिल जाती है, या किसी ने ली हो तो वो सिटीजन है। सर ये क्या होता है? इंडियन ओरिजिन का कौन सा बंदा होता है? इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन का हम उसको कहते हैं जिसका या तो खुद जन्म, या उसके मम्मी पापा का जन्म, बर्थ, या उसके दादा दादी का या नाना नानी का, इनमें से किसी का भी जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो। है? अनडिवाइडेड इंडिया मतलब हाँ, पार्टीशन से पहले। यानी इंडियन ओरिजिन का वो बंदा है, सब मैंने लिखा भी, पढ़ाऊंगा आपको आगे। इंडियन ओरिजिन का वो बंदा होता है जो खुद हिमसेल्फ, या उसके पेरेंट्स और हिज पेरेंट्स, और आइदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स,
ग्रैंड पेरेंट्स में मैटरनल भी आ जाएंगे। मैटरनल मतलब हाँ मम्मी की तरफ वाले, नाना नानी भी और दादा दादी भी। इनमें से कोई भी कहां बॉर्न हुआ हो अनडिवाइडेड इंडिया में, तो वो बंदा काहे का कहलाता है? इंडियन ओरिजिन का। मैं पढ़ा देता हूं पहले आपको ये चीज, यहां देखिएगा नोट। एन इंडिविजुअल, सबसे ऊपर, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन का हम किसको बोलते हैं सर? इफ ही हिमसेल्फ, खुद, और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, मम्मी पापा में से कोई भी एक भी चलेगा, और आइदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, यानी पैटर्नल भी और एज वेल एज, पैटर्नल मतलब पापा की तरफ वाले और मैटरनल मतलब मम्मी की तरफ वाले, दादा दादी पैटर्नल हो गए और मैटरनल में नाना नानी, वॉज बॉर्न इन, कहां जन्म हुआ हो? अनडिवाइडेड इंडिया। तो अगर उस बंदे का जिसका आप रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, उसका खुद या उसके मम्मी पापा का या दादा दादी का या नाना नानी का, किसी का भी जन्म, किसी एक का भी जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है, तो वो बंदा इंडियन ओरिजिन का कहलाता है। और सेकेंड वाली एक्सेप्शन में लिखा है कि हम किससे नहीं पूछते, या तो वो इंडियन सिटीजन हो, बहुत ध्यान से पढ़ना, सेकेंड एक्सेप्शन, या तो वो इंडियन सिटीजन हो या फिर कौन हो, हाँ इंडियन सिटीजन और आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इनमें से कोई भी एक चल जाएगा। जो इंडिया आया है काहे के लिए? विजिट पे। मान लीजिए एक इंडियन सिटीजन है जो बाहर रहने लग गया और बाहर ही उसने गोरी मेम से शादी कर ली, है ना, बाहर ही उसके गोरे गोरे बच्चे हो गए, और फिर उसको अचानक से एक दिन अपने इंडिया की याद आई। उसने अपने बच्चों से कहा कि यहाँ क्या रखा है, यहाँ तो कुछ नहीं है, तुम लोग को चलो कानपुर घुमाते हैं, इंडिया, मोती झील, है ना, जेके टेम्पल। वो इंडिया आ गया घूमने के लिए। हम उस बंदे का जब रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे तो हम उससे बेसिक कंडीशन जो 2 वाली है, 60 डेज और 365 डेज वाली, वो नहीं पूछेंगे। केवल कौन सी पूछेंगे? 1 वाली। क्यों नहीं पूछ रहे सर? क्योंकि एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, पूरी बात क्या है, इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन का हो, जो इंडिया आया है विजिट पे, इंडिया आया है विजिट पे। पहले वाले में अगर आप एक्सेप्शन देखें, एक्सेप्शन 1 में, तो यहां पे एक्सेप्शन 1 में इंडियन ओरिजिन नहीं लिखा है। पहली एक्सेप्शन में केवल क्या लिखा है? इंडियन सिटीजन हो जो इंडिया छोड़ के गया है, काहे के लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, या इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के गया है एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। मतलब अगर एग्जाम में आता है लेट्स से कि मिस्टर जॉर्ज, एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, comes to India on a visit, let's say for some days. क्वेश्चन समझ गए ना? क्या आप इनसे बेसिक कंडीशन 2 पूछेंगे? पहले तो 1 पूछेंगे, अगर 1 पूरी हो गई तो कोई बात नहीं, नहीं पूरी हुई तो दूसरी पूछेंगे। इंडिया आए विजिट पे, पूछेंगे यस और नो। यस वाले कितने की यस पूछेंगे, और नो नो वाले कितने? खुशी बताएंगे क्यों पूछेंगे, खुशी श्रीवास्तव। हाँ हाँ सही बता रही है, सर तक आया, आगे भी आएगा, सही आएगा गलत आएगा, इससे ज्यादा क्या आएगा, कुछ तो बोलिए। नहीं नहीं मैं बता रहा हूं ना, मैंने क्वेश्चन बताया, मैंने सब बताया। मिस्टर जॉर्ज, एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, कम इंडिया फॉर अ विजिट। हाँ विजिट के लिए। हाँ मतलब वही तो पूछ रहे हैं कि क्या ये एक्सेप्शन में अगर आया तो नहीं पूछेंगे, यही तो सिखा रहे थे देर से। विजिट पे आया है तो अगर ये एक्सेप्शन में फॉल होता है तो हम बेसिक कंडीशन 2 नहीं पूछते, अगर एक्सेप्शन में फॉल नहीं होता है तो हम बेसिक कंडीशन 2 पूछते हैं। पूछेंगे कि नहीं? चेंज कर दिया तुम लोगों ने आंसर। हाँ मिस्टर जॉर्ज एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है तो एक्सेप्शन में फॉलो ही नहीं कर रहा। एक्सेप्शन में तो तब फॉलो करेगा जब या तो आप इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन। क्यों? अगर आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है तो एक्सेप्शन 2 में आप नहीं आते। एक्सेप्शन 2 में केवल वो आ रहा है जो इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का और इंडिया आया हो विजिट पे, या फिर एक्सेप्शन 1 में वो फॉलो कर रहा है जो इंडियन सिटीजन और इंडिया गया हो छोड़ के एम्प्लॉयमेंट के लिए, इंडिया छोड़ के गया हो एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। हाँ एक्सेप्शन में नहीं फॉलो कर रहा है ना, क्योंकि वो बाहर का सिटीजन है। यहां समझ गए? अच्छा एक और क्वेश्चन, मिस्टर जॉर्ज एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन बट ऑफ इंडियन ओरिजिन comes to India on a visit during the previous year 2023-2024। एक्सेप्शन में आता है? पक्का एक्सेप्शन 2 में आता है, तो इससे केवल बेसिक कंडीशन 1 पूछेंगे, अगर पूरी हो गई तो ठीक है रेसिडेंट है, नहीं तो नॉन रेसिडेंट है, 2 पूछेंगे ही नहीं। सर कैसे एक्सेप्शन में आ गया? ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है बट ए पर्सन ऑफ
इंडियन ओरिजिन है। बात समझ में आ गई? पक्का? कोई दिक्कत? मिस्टर एक्स, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक्सेप्शन में आता है यस और नो? बेसिक कंडीशन 2 पूछोगे कि नहीं? कहां आता है एक्सेप्शन में? नहीं आता है। मैंने कहा मिस्टर एक्स एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पहली एक्सेप्शन जो आपने पढ़ी या इंडिया छोड़ के गया, उसमें इंडियन ओरिजिन लिखा ही नहीं है। ये लॉ है, दिमाग से पढ़ना पड़ता है। पहली एक्सेप्शन में केवल क्या लिखा है? हाँ, तो आपको मेरे से ये पूछना चाहिए सर सिटीजन कहां का है? आपने केवल ओरिजिन देख करके उछल गए। ओरिजिन देख के नहीं उछलने का। आप समझे? अगर इंडिया छोड़ के गया है तो ओरिजिन से कोई लेना देना नहीं है। जॉब के लिए छोड़ के गया है, हम देखेंगे इंडियन सिटीजन हो गए तो एक्सेप्शन में फॉल कर रहे हो, हम बेसिक कंडीशन 2 नहीं पूछेंगे। हमारे इंडियन सिटीजन नहीं हो, हम एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहे, बेसिक कंडीशन 1 भी पूछेंगे, नहीं पूरी हुई तो दूसरी भी पूछेंगे। समझ में आ गई बात? पक्का? कोई दिक्कत? जब क्वेश्चन लगाना, जब क्वेश्चन करेंगे तो 1 मिनट पहले दिमाग से कहना कि सोचो, पहले सोचो फिर बोलो फिर आंसर करो। बिना सोचे आंसर होगा तो गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अभी तक जितना पढ़ा है एक बार उसको जल्दी से रिवाइज करा रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, जो आपको याद नहीं रखना था कि आप याद रखे हो, जमाना कितना उल्टा हो गया है, कोई चीज याद करने को कहो तो बच्चे करते नहीं। तो सेक्शन 6 है रेसिडेंशियल स्टेटस का। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हर साल का आप रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं, क्योंकि हर साल चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक बार निकाल लिया और जिंदगी भर वही रहने वाला है। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल में मैं चला गया। इंडिविजुअल या तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, या नॉन रेसिडेंट होगा। तो सबसे पहले उसके लिए हम ये चेक करते हैं कि वो रेसिडेंट है कि वो नॉन रेसिडेंट है। अगर वो रेसिडेंट है तब हम ये आगे बढ़ते हैं कि ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी, नहीं तो फिर नॉन रेसिडेंट में आगे नहीं चेक करते। और रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कैसे चेक होता है? अगर 2 बेसिक कंडीशन में कोई भी एक पूरी कर देगा तो रेसिडेंट, दोनों नहीं पूरी करता तो नॉन रेसिडेंट। पहली बेसिक कंडीशन थी ही मस्ट बी इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एटलीस्ट 182 डेज। दैट मींस आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एटलीस्ट 182 डेज की जगह 182 डेज और मोर भी बोल सकते हैं। मतलब ऐसे भी बोल सकते हो ही मस्ट बी इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर 182 डेज और मोर, ये भी आप बोल सकते हो। दूसरी बेसिक कंडीशन थी ही मस्ट बी इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एटलीस्ट 60 डेज एंड for 365 days during 4 previous year immediately preceding the previous year। फिर मैं आपको बेसिक कंडीशन 2 के एक्सेप्शन पे ले गया कि 2 एक्सेप्शन है, इन लोगों से बेसिक कंडीशन 2 नहीं पूछते, केवल 1 के बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं, बेसिक कंडीशन 1 के बेसिस पे कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। जिसकी एक्सेप्शन जो फर्स्ट थी वो ये थी, एन इंडियन सिटीजन हु लेफ्ट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। दूसरी एक्सेप्शन थी एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एनीवन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर ऑन ए विजिट, जो इंडिया आया है विजिट पे। यहां तक बात समझ गए? अब देखो इसी में ही अगर मान लो वो बंदा रेसिडेंट निकल आया, मे बी 1 पूछा या 2 पूछना था तो पूछा, रेसिडेंट निकल आया, तो आपका अगला काम क्या होगा? क्या चेक करना कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट सर कैसे पता चलता है? 2 एडिशनल कंडीशन हम चेक करते हैं। 2 क्या चेक करते हैं? एडिशनल कंडीशन। अगर दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर दी, दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर दी तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, और अगर नहीं पूरी करी तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट तो है तभी आगे बढ़े भाई, अगर रेसिडेंट नहीं होता तो हम यहां तक पहुंचते ही नहीं, नॉन रेसिडेंट होता तो वहीं खत्म हो जाते। रेसिडेंट था तो हम ये चेक कर रहे हैं कि ओआर है कि एनओआर है। ओआर तब होगा जब दोनों पूरी करे, एडिशनल कंडीशन अभी पढ़ाता हूं। और अगर नहीं पूरी करा, कोई एक पूरी कर रहा है या दोनों ही नहीं पूरी कर रहा, तो फिर वो एनओआर है। सर क्या लिखा है आपने ये? नाउ इफ द स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम द अबव बेसिक कंडीशन कम्स आउट टू बी रेसिडेंट, हमको बेसिक कंडीशन पढ़ के समझ के ये समझ में आया कि वो रेसिडेंट है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे अराइज होगा वो ये कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। सर कैसे पता चलता है? टू अचीव स्टेटस ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉलोइंग एडिशनल कंडीशन आर टू बी फुलफिल्ड। फॉलोइंग मतलब बोथ, दोनों फुलफिल करनी। आपको लिखना हो तो लिख लो, ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख लो कि बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशन नीड टू बी फुलफिल्ड फॉर
गेटिंग स्टेटस ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये दोनों पूरी होनी जरूरी है। बोथ एडिशनल कंडीशन नीड टू बी फुलफिल्ड फॉर गेटिंग स्टेटस ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, पढ़े। पहली एडिशनल कंडीशन, कम से कम, मेरी तरफ देखो पहले, कम से कम 2 साल, पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल वो रेसिडेंट रहा हो। पिछले 10 साल मतलब जिस प्रीवियस ईयर का आप पूछ रहे हैं उसको छोड़ के, जिसका आप निकाल रहे हो उसको छोड़ के, पीछे 10 साल में से किन्हीं भी 2 साल वो रेसिडेंट रहा हो। पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। ही मस्ट बी, क्वेश्चन कराऊंगा, ही मस्ट बी रेसिडेंट फॉर एटलीस्ट कितने बेटा, 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। सर मतलब समझाओ थोड़ा। मतलब जैसे आपको ना ऊपर मैंने समझाया, इधर आओ। जैसे मान लो बेटा मैं निकाल रहा था असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, यानी प्रीवियस ईयर आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है क्या, प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए। तो प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए तो पहले मैं बेसिक कंडीशन चेक करूंगा कि 1 पूरी हो रही है कि नहीं, 2 पूरी हो रही है कि नहीं। अच्छा 2 जब भी चेक करता है ना बेसिक कंडीशन, तो बड़ा सोच के करते हैं कि 2 चेक करनी भी है कि नहीं। आपको पता है ना, एक्सेप्शन दिमाग में रख करके करते हैं। तो हमने जब बेसिक कंडीशन चेक करी, तो लेट्स से बेसिक कंडीशन पूरी हो गई, पूरी हो गई तो यानी वो क्या बन गया, रेसिडेंट। अब हमारा अगला काम है हम ये चेक करें कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि वो नॉट ऑर्डिनरी। तो उसके लिए लॉ कहता है कि 2 एडिशनल कंडीशन पूरी होना जरूरी है, जिसकी पहली एडिशनल कंडीशन ये है कि जिस साल की आप बात कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए निकाल रहे हो, तो आप इससे पीछे 10 साल जाओ। कितने साल, 10 साल, यानी इससे पीछे 10 साल मतलब प्रीवियस ईयर 22-23, 22-23, प्रीवियस ईयर 21-22, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या इसको, बिल्कुल 21-22 का मतलब समझ लो 2021 2022 ऐसे भी लिख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर ऐसे करते हो हम कितने जाएंगे, 10, मतलब ये 1 2 3 ऐसे 10 लिखेंगे। और इन 10 में पूछेंगे उससे, मैं लिख दे रहा हूं, आपके लिए लिख देता हूं, बताते जाना, मैं लिखता जाऊंगा, आपको कहीं रोकना हो तो मैं रोक देना, गिनते जाना नहीं, हम लिखते चले जाएंगे और क्लास खत्म भी हो जाएगी। फिर रुक जाए, लिखें अभी, ठीक है, और लिखें। हाँ वही मैं पूछ रहा था कि आप देखो आप दिमाग लगा भी रहे हो कि नहीं। मैं चेक करता रहता हूँ, ऐसा तो नहीं मैं अकेला हूँ आप लोग चले गए हो। आजकल बच्चे ना मेंटली बड़ी जल्दी चले जाते हैं, फिजिकली बैठे रहते हैं। बस रुक जाएं, एक और लिख दें। देखो 10 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम इन 10 में इससे पूछेंगे कि भाई तुम रेसिडेंट थे कि नॉन रेसिडेंट थे। भले ही रेसिडेंट में कोई भी रहे हो तुम उस साल, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी उससे फर्क नहीं है, केवल ये बता दो रेसिडेंट थे कि नॉन रेसिडेंट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा कि सर 22-23 में हम नॉन रेसिडेंट थे, 21-22 में लेट्स से हम नॉन रेसिडेंट थे, इस साल भी हम नॉन रेसिडेंट थे, इस साल रेसिडेंट थे, इस साल नॉन रेसिडेंट थे, इस साल रेसिडेंट थे। आगे पूछे और, है ना, बिना मतलब में क्या करोगे ज्यादा जानकारी लेकर के। हो गया, एडिशनल कंडीशन एक पूरी हो गई, दोनों पूरी करनी, एक तो पूरी हो गई। क्या है वो पूरी, 10 में से 2 साल रेसिडेंट, कोई भी 2 साल, ऐसा नहीं कि 2 लगातार साल रेसिडेंट हो, नहीं, 10 लगातार सालों में कोई भी 2 साल वो क्या होना चाहिए, रेसिडेंट। सर बेटा सर अगर 2 से ज्यादा साल रेसिडेंट है तो भी पूरी हो गई, हमें तो कम से कम 2 साल चाहिए। समझ रहे हो। सर दूसरी एडिशनल कंडीशन क्या है, दूसरी एडिशनल कंडीशन ये है कि पिछले 7 इयर्स में कम से कम पीछे 730 डेज इंडिया में हो। पिछले 7 सालों में कितने दिन इंडिया में हो, 730 डेज इंडिया में हो। पिछले 7 इयर्स में 730 याद कैसे रखेंगे, अगर आप याद ना रख पाए तो इसकी ट्रिक है 365 का दुगना होता है। 365 एक साल में होते हैं ना, लीप ईयर को अगर हटा दें, नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, तो उसका डबल होता है। तो 730 डेज होने चाहिए पिछले 7 सालों में। यानी हम उससे ये भी पूछेंगे साथ में कि भैया पिछले 7 सालों में, 7 साल मतलब सर अगर यहीं से शुरू कर रहे हो आप, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर 23-24 का बोल रहे हो, तो आप यहां से शुरू कर रहे हो तो कहां तक जाएंगे 7 साल, हमको बताना। यहां तक जाएंगे, बस 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 सालों में टोटल तुम इंडिया में कितने दिन थे,
अगर तुम टोटल 730 डेज या उससे ज्यादा थे, 730 डेज और मोर, और साथ में पिछले 10 सालों में किसी भी 2 साल रेसिडेंट थे, तो तुमने दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर दी हैं और तुम क्या कहलाओगे? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और लेट से अगर मान लो इन पिछले 7 सालों में तुम 730 डेज से कम थे, मान लो इन 7 सालों में तुम टोटल 600 डेज थे, तो नॉट ऑर्डिनरी। आपको एक तरीका बताता हूं। जब आप एडिशनल कंडीशन चेक करिएगा तो पहले ना दूसरी वाली चेक कर लिया करो। दूसरी वाली चेक करना आसान रहता है कि पिछले 7 सालों में वो कितने दिन इंडिया में था। सर क्यों बोल रहे हो? चेक तो दोनों ही करनी पड़ेगी, उससे फर्क ही क्या पड़ता है? नहीं फर्क पड़ेगा, बताएं क्यों। पहले आप दूसरी अगर चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा है। नहीं ऐसा नहीं होता कि 2 साल रेसिडेंट आ जाएगा, ऐसा नहीं, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। तो बस ये बोल रहा हूं कि दूसरी जब चेक कर लोगे तो अगर दूसरी पूरी ही नहीं हुई, दूसरी एडिशनल कंडीशन चेक करी, पूरी ही नहीं हुई, तो पहली चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी अगर पूरी हो गई तो पहली चेक करनी पड़ेगी। ये नहीं कि दूसरी पूरी हो गई तो पहली भी पूरी होगी, ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अपने मन से टेक्स्ट में कोई भी धारणाएं ना बनाए, क्योंकि जो आप बनाएंगे वो गलत हो जाएगा। ठीक है। अब फिर से एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। एक बंदा है, हर साल इंडिया आता है 100 डेज के लिए, गिन करके 100 डेज। बताओ भैया वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? क्वेश्चन समझ गए ना? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बंदा है, हर साल इंडिया आता है 100 डेज के लिए और काफी टाइम से आ रहा है, 15-20 साल से आ रहा है। और कुछ अगर आप हमसे पूछना चाहें तो पूछ लीजिएगा कि सर ये बता दो कि वो ये है कि वो, कुछ पूछना चाहता हो हमसे पूछ सकते हैं। पिछले 15 सालों से हर साल 100 दिनों के लिए इंडिया आता है। और भी कुछ अगर आपको चाहिए कि सर इतने से नहीं, इंफॉर्मेशन से नहीं निकलेगा, इनकम्प्लीट डेटा है, थोड़ा और बता दो, तो मैं थोड़ा और बता दूंगा आपको जो पूछना हो। और आराम से आप पढ़ के चेक करके सब बताना। सर पहले एडिशनल चेक करेंगे कि पहले बेसिक? पहले क्या चेक होता है मैं याद नहीं आ रहा। पहले बेसिक कंडीशन चेक करेंगे, स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। पहले है ना, पहली मंजिल पे जाएंगे तब दूसरी पहुंचेंगे, डायरेक्टली नहीं, लिफ्ट नहीं लेनी यहाँ पे। समझ गए? हाँ तो चलो चेक करो ना, अपने आप चेक करो और हमको आंसर बताओ। ओ आर है कि एन आर है कि एन आर है? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। कितने लोग कह रहे हैं नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है? अच्छा, और कुछ तो हाथ नहीं उठा रहे। देखो ऐसे चेक करो, मैं बता रहा हूं, हिंट दे रहा हूं आपको, तरीका आपको बता रहा हूं। सबसे पहले ये चेक करो बेसिक कंडीशन पूरी हुई कि नहीं। कौन सी? सेकंड वाली पूरी हो गई पक्का? आर यू श्योर? वन वाली पूरी नहीं हुई थी? नहीं। दूसरी वाली पूछेंगे, एक्सेप्शन में तो नहीं था? क्यों नहीं था एक्सेप्शन में? हमने बताया नहीं तो आपने एज्यूम यही किया कि एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहा होगा। हमने कोई भी नहीं था ना आपको कि इंडियन सिटीजन है कि गाय का है, हमने कुछ बताया। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन 2 पूरी हो गई। कम से कम 60 डेज होना चाहिए, हर साल 100 दिन के लिए आता है और पिछले 4 सालों में 400 दिन है, हमें तो 365 डेज चाहिए थे केवल, पूरा हो रहा है। फिर आपने कहा जब पूरा हो रहा है तो इससे ये पूछ लेते हैं कि ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी के लिए 2 एडिशनल कंडीशन है, पहले कौन सी चेक करी? दूसरी वाली एडिशनल कंडीशन। दूसरी वाली पूरी हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? 700 डेज। हमें तो कम से कम कितने चाहिए थे? 730। 100 डेज अगर हर साल आ रहा है तो 7 ईयर में 700 डेज हो गया। हमें तो चाहिए 730, तो दूसरी एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं हुई। पहली चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर पहली चेक करें तो रेसिडेंट ही निकलेगा, क्योंकि हर साल अगर 100 दिन के लिए आ रहा है तो पिछले साल भी इसने बेसिक कंडीशन 2 पूरी करी होगी, 60 डेज, और पीछे के 4 साल में 365 डेज, तो वो रेसिडेंट ही निकलेगा। बट एडिशनल कंडीशन 1 क्यों ही चेक करें जब दूसरी ही नहीं पूरी हुई? समझ गए? मान लो हर साल अगर वो 110 डेज के लिए इंडिया में आता है। क्वेश्चन समझ गए ना? एक बंदा है, लेट से फॉरेन सिटीजन है, क्लियर कर रहा हूं आपको, इंडियन सिटीजन नहीं है, इंडियन ओरिजिन का भी नहीं है, फॉरेन सिटीजन है। हर साल इंडिया आता है विजिट पे 110 डेज के लिए, 110 दिन इंडिया आता है विजिट पे। है ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है?
कितना है, क्या है बताओ, नॉन रेसिडेंट कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट? ये नॉन रेसिडेंट होगा, हमें ऐसा लग रहा है। इससे बेसिक कंडीशन 2 पूछोगे, विजिट पे आ रहा है, फॉरेन सिटीजन है, हर साल विजिट पे आता है 110 दिन, बेसिक कंडीशन 2 पूछोगे पक्का? क्यों पूछोगे? एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता। एक्सेप्शन में फॉल तो सर तब करता जब इंडियन सिटीजन होता या इंडियन ओरिजिन का होता, और फिर यहां पे विजिट पे आया होता। तो एक्सेप्शन फॉल नहीं कर रहा, बेसिक कंडीशंस पूछेंगे, और पूछेंगे तो रेसिडेंट तो निकल ही रहा है 110 दिन के हिसाब से। ऑर्डिनरी कि नॉट ऑर्डिनरी? ऑर्डिनरी कैसे निकाला? ऑर्डिनरी 7 ईयर्स में 770 डेज हो जाएगा, 730। पहली नहीं चेक करोगे? एडिशनल कंडीशन 2 चेक होनी है ना, पहली भी तो चेक करो। हर साल अगर 110 दिन के लिए आता है तो पिछले साल में भी 110 दिन आया होगा। पिछले साल का जब रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे, मतलब जैसे मान लो, जैसे आप निकाल रहे हो ये, इधर आओ, जैसे आपको निकालना था प्रीवियस ईयर 23-24 का। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, आपको निकालना था प्रीवियस ईयर 23-24 का, तो आपने पहले बेसिक कंडीशन चेक करी कि प्रीवियस ईयर 23-24 में कितने दिन इंडिया में है, पता चला 110 दिन इंडिया में है। आपने कहा सर बेसिक कंडीशन 1 वाली पूरी नहीं हुई क्योंकि उसमें 182 डेज चाहिए, लेकिन बेसिक कंडीशन 2 वाली पूरी हो गई क्योंकि 23-24 में 110 दिन इंडिया में, कम से कम 60 दिन चाहिए था। और पिछले 4 सालों में, पिछले 4 साल ये रहे मान लो, पिछले 4 सालों में वो 365 डेज इंडिया में होना चाहिए। बेसिक कंडीशन 2 की बात कर रहा हूं, पिछले 4 सालों में 365 डेज। और पिछले 4 सालों में कितना होगा सर? अगर 110 दिन अगर हर साल आता है तो इंटू 4 कर देंगे, 440। तो बेसिक कंडीशन 2 पूरी हो गई। जैसे ही बेसिक कंडीशन 2 पूरी हुई, आप आगे निकल पड़े ये चेक करने के लिए कि वो ओआर है कि एनओआर है। ओआर एनओआर चेक करने के लिए आपने पहले उठाया पिछले 7 साल का डेटा कि पिछले 7 सालों में वो कितने दिन इंडिया में है। तो आपको पता चला कि सर पिछले 7 सालों में हर साल वो 110 दिन के लिए इंडिया में आता है। तो ये जो पिछले 7 साल हो रहे हैं, कहां ये तो हमने एनआर तो ये तो पिछले क्वेश्चन में एज्यूम किया था, हटा देते हैं, है ना। हाँ, पिछले 7 साल इतने ही हुए, गिनो जो मैंने बॉक्स में किया। इन 7 सालों में 730 डेज है कि नहीं? तो वो है 110 दिन इंटू 7 कितना होता है? 770। उसके बाद ये भी तो चेक करना है कि पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल वो रेसिडेंट होना चाहिए। सर वो कैसे चेक करेंगे? सुनो कैसे चेक करेंगे। हम प्रीवियस ईयर पिछले 10 सालों में पहले 22-23 में चेक किया। 22-23 में खुद में क्या बेसिक कंडीशन 1 पूरी हुई होगी? 22-23 में 1 वाली पूरी हुई होगी? नहीं पूरी हुई होगी, क्योंकि 1 वाली तो 182 डेज होती है, तो वो तो 110 दिन आए, 1 नहीं पूरी हुई होगी। क्या 22-23 में बेसिक कंडीशन 2 पूरी हुई होगी? हाँ, कैसे सर? 22-23 में कम से कम 60 दिन होना चाहिए, वो होगा क्योंकि 110 दिन आता है। और 22-23 को छोड़ के पिछले 4 सालों में, यानी ये 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, इन 4 सालों में कम से कम 365 डेज होना चाहिए। तो 110 इंटू 4, 440। यानी हाँ सर 22-23 में वो रेसिडेंट था। ऐसे ही हम चेक करेंगे 21-22 के लिए कि 21-22 में वो रेसिडेंट है कि नहीं। तो 21-22 में कैसे रेसिडेंट चेक करेंगे? ये हटा दे थोड़ा, हाँ 21-22 इसमें भी तो हर साल चेक करेंगे। हम दो कोई भी मिल गया तो हम आगे नहीं चेक करेंगे। 21-22 में कैसे चेक करोगे? 21-22 के लिए पहुंच जाओ, दिमाग में पहुंचो कि हम 21-22 के लिए चेक करें। 21-22 वाले साल में क्या बेसिक कंडीशन 1 पूरी हुई होगी? आंसर इज नो, 182 डेज तो है नहीं। क्या 21-22 वाले साल में बेसिक कंडीशन 2 पूरी हुई होगी? आंसर इज यस। कैसे यस? कि 21-22 में खुद 60 डेज से ऊपर था, आंसर इज यस। और 21-22 में को छोड़ के पिछले 4 सालों में, पिछले 4 साल कौन से हो गए? 20-21, 19-20, 18-19, 17-18। जब 21-22 के लिए निकाल रहे तो उससे पीछे 4 साल जाएंगे। क्या उन पिछले 4 सालों में वो था 365 डेज? था 110 इंटू 4, 365 डेज। बात समझ में आ गई? पक्का? यानी इस साल भी वो रेसिडेंट है। आगे चेक करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? 10 में से किसी भी 2 साल आपको चाहिए थे, आगे क्यों ही चेक करी? जरूरत नहीं है। आप चेक भी करेंगे तो रेसिडेंट ही निकलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। तो 10 में 2 साल रेसिडेंट, पिछले 7 साल में कम से कम 730 होने चाहिए, उससे ज्यादा ही हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये बंदा कौन है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर हो गया? पक्का है जी? आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, चलो एक और क्वेश्चन दिमाग लगाओ। 105 डेज लगाओ, दिमाग आने लगेगा।
105 डेज हर साल इंडिया आता है। सभी लोग दिमाग लगा के बताओ, हर साल 105 दिन इंडिया आता है, तो वो हमारे इंडिया में ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, और बहुत सालों से आ रहा है। आपने पूछा ना कब से आता है, तो 15-20 साल से आ रहा है। इंडिया में हर साल 105 दिन के लिए आता है। नहीं, एक बार अपना खुद दिमाग लगाओ फिर मेरे से बात करना। पहले अपने आप से बात करो, पहले हर बच्चा अपने आप से बात करो। तुम लोग अपने आप से बात करते हो? नहीं करते हो? करना ही चाहिए अपने आप से बात। आप दुनिया में सबसे बात करते हैं, आपने अपने आप से कभी बात ही नहीं करी। खुद से भी तो पूछिए आप क्या चाहते हैं। रोज मिरर के सामने खड़े होके आधा एक घंटा अपने आप से बात किया करो, जब तक घर वाले तुमको मेंटल असाइलम ना ले जाएं तब तक। हो गया? कर लिया? ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है? पक्का है जी? पक्का ना जी? कैसे 105 बेसिक कंडीशन कौन सी पूरी हुई? सेकंड वाली? सेकंड वाली बेसिक कंडीशन पूरी हो गई, 60 डेज, और पिछले 4 साल में 365 डेज वो हो रहा है। एडिशनल कंडीशन पूरी हो गई। 7 साल में कितने दिन हो रहा है? 735 हो रहा है, तो ठीक है। और एडिशनल कंडीशन 1 वो हो रही है हर साल 105 दिन, तो 60 डेज तो वही बेसिक कंडीशन। अगर 2 चेक करें पिछले 4 सालों में 365 भी निकल आएगा। यहां तक समझ गए? 105 दिन में एडिशनल कंडीशन 1 नहीं आ रही समझ में? अच्छा, बेसिक कंडीशन कौन सी पूरी हुई? कैसे 2 वाली फुलफिल हुई हमको बताओ। कौन से साल की बात कर रही हो? प्रीवियस ईयर? हाँ यही वाला 23-24 के लिए। प्रीवियस ईयर 23-24 में बेसिक कंडीशन कौन सी पूरी हुई? सेकंड, क्योंकि प्रीवियस ईयर 23-24 में वो कितने दिन इंडिया में था? 105। एंड पिछले 4 सालों में 105 इंटू 4 मोर देन 365, ठीक है, इसलिए बेसिक कंडीशन सेकंड वाली पूरी हो गई। तो अब रेसिडेंट बन गया। अब ऐसे ही जब तुम एडिशनल कंडीशन पे चलोगी, तो एडिशनल कंडीशन क्या कह रही है कि पिछले 10 सालों में किसी भी 2 साल वो रेसिडेंट होना चाहिए। तो तुम्हें फिर चेक करना पड़ेगा कि पिछले साल प्रीवियस ईयर 23-24 को छोड़ के पीछे भागी तो कौन सा आया? प्रीवियस ईयर 22-23 में फिर से पहुंचना पड़ेगा कि 22-23 में इसके साथ क्या हुआ होगा। तो 22-23 में रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कैसे निकला होगा? बेसिक कंडीशन चेक करके। फिर 22-23 के लिए अब चेक करो, 22-23 की बेसिक कंडीशन 1 पूरी हुई। 22-23 में बेसिक कंडीशन 1 क्या इसने पूरी करी होगी? नहीं, क्यों नहीं करी होगी? 182 नहीं है। 22-23 में क्या बेसिक कंडीशन 2 पूरी करी होगी? कैसे पूरी करी होगी? 60 डेज। और पिछले 4 साल, पिछले 4 साल कौन कहां थे? 22-23 को छोड़ के, 22-23 को छोड़ के पीछे के 4 साल 21-22 20 21 19 20 18 19, क्या पिछले 4 साल में 365 डेज रहा होगा? हाँ, 105 इंटू 4, तो रेसिडेंट है। फिर एक साल और चेक कर ले, में कोई भी 2 साल चाहिए, तो 21-22 के लिए चेक किया कि 21-22 में बेसिक कंडीशन 1 पूरी करी होगी, आंसर इज नो। 21-22 में बेसिक कंडीशन 2 पूरी करी होगी, आंसर इज यस। 60 डेज और पिछले 4 सालों में 365, तो एडिशनल कंडीशन 1 पूरी हो गई। अब समझ आ गया? एडिशनल कंडीशन 1, एडिशनल कंडीशन 1 ऐसे चेक होती है। एडिशनल कंडीशन 2 कैसे चेक करेंगे? पिछले 7 सालों में 730 डेज, 105 इंटू 7, आप बता रहे हैं कि 730 से ज्यादा होता है, 735 होता है। 104 डेज अगर हर साल इंडिया आता है तो 104 में मतलब क्या होगा? हमको कुछ एक तो होगा, ओ आर एन ओ आर एन आर, जो आपको लगे। 104 डेज आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, एग्जाम में अलाउड है। लाए हैं कि नहीं? लाए हो तो फिर काहे उसको अंदर दुल्हन बना के काहे रखा है? निकालो उसको। अब एग्जीक्यूटिव में तो अलाउड है, CHWT में जैसे अलाउड नहीं था ना, एग्जीक्यूटिव में अलाउड है। तो अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कहीं से ले लीजिएगा, 100-150 रुपए का मिलेगा। साइंटिफिक मत लेना, साइंटिफिक नहीं अलाउड है। हाँ, निकालो, कितने बताए थे? 104 डेज। बताओ, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट कि नॉट ऑर्डिनरी? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आर यू श्योर? यानी हम कह सकते हैं, इधर आओ, 104 में। अच्छा, नॉट ऑर्डिनरी क्यों है? क्योंकि 104 इंटू 7 जैसे ही आप करेंगे तो वो 728 हो जाएगा, 730 दिन से कम हो जाएगा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, इधर देखो, कि अगर 104 हर दिन
हर हर साल मतलब वो 104 डेज या उससे कम के लिए आता है और लेस, तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो होगा नहीं। और अगर वो 105 डेज और मोर के लिए आता है तो फिर वो कौन होगा? ऑर्डिनरी। और ऐसे में वो क्या था? ऊपर वाले मतलब क्लियर हो गया, तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे डायरेक्टली 90 डेज का पूछ लूं, तो बताओ ऑर्डिनरी की नॉट ऑर्डिनरी? आप समझ गए ना? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाले कितने बच्चे? हैंड रेस करो फटाफट। नॉन रेसिडेंट वाले कितने बच्चे? वो हैंड रेस करें। दोनों में हैंड हाथ उठा रहे हो, किसी एक में उठाना है। 90 डेज में क्या लगाएं? ऑर्डिनरी रेसिडेंट लिखें कि नॉट ऑर्डिनरी लिखे कि नॉन रेसिडेंट लिखें? नॉन रेसिडेंट होगा 90 डेज में। तो क्यों? क्योंकि 90 डेज में तो बेसिक कंडीशन ही नहीं पूरी हुई, एडिशनल की बात ही नहीं है। 90 डेज अगर हर साल इंडिया आता है तो बेसिक कंडीशन 2 वाली भी कहां पूरी हुई? पूरी हुई क्या? 90 इंटू 4 360 होता है, मैं तो 365 चाहिए। 91 में पूरी हो रही है क्या? नहीं। 92 में? 92 में हो रही है पक्का? 92 इंटू 4। यानी ये जनता इस नतीजे पर पहुंची है कि अगर हर साल, ये क्वेश्चन तभी तक वैलिड है जब हर साल सेम डेज के लिए इंडिया आता है, अगर वो हर साल 92 डेज में पूरी हो रही है ना, से लेके 104 डेज तक इंडिया में आता है, हर साल 92 डेज से लेके 104 दिन इंडिया में आता है, तो वो क्या कहलाएगा? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्योंकि रेसिडेंट बन जाएगा बट एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं हो पाएगी। और अगर वो 1 डे से लेके 91 डेज हर साल इंडिया में आता है, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन रेसिडेंट। क्यों वो नॉन रेसिडेंट कहला रहा है ऊपर वाले में? क्योंकि बेसिक कंडीशन ही नहीं पूरी कर पाया। और अगर वो 105 डेज और मोर के लिए आता है हर साल, तो फिर वो क्या कहलाएगा? बात समझ में आ गई? पक्का आया कि बाउंस मार गया? आ गया? क्लियर है जी? चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। फिर अगर कोई क्लियर ही है आपको सब कुछ, तो क्वेश्चन हमको करके बताओ ना। एक क्वेश्चन है हमारे पास, आपके पास शीट है ना, उसमें सॉल्यूशन दिख रहा है आपको? सॉल्यूशन तो दिया ही है मैंने, दिया दिख रहा है ना? तो शीट जरा छुपा लो, शीट में मत देखो, यहां देखो, नहीं तो सॉल्यूशन में तुरंत निगाह पहुंच जाती है। ना चाहते हुए भी आंखें कहती पहले सॉल्यूशन देखा हो, है ना? तो पहले इधर देखते हैं सॉल्यूशन, वो आप शीट बाद में घर पे करेंगे। आओ देखते हैं, पढ़ते हैं। सॉल्यूशन तो नहीं देख रहे हो? चीटिंग तो नहीं कर रहे हो ना? ठीक है चलो। मिस्टर एक्स लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 9th December 2021। 9 दिसंबर मेरा बर्थडे होता है, इसलिए मैंने 9 दिसंबर लिया। ये याद रखना आप, ऑल टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स आर एक्सेप्टेड, ठीक है? तो मिस्टर एक्स लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 9 दिसंबर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। he came to India once on 27th May for a period of 59 days. Determine his residential status for the assessment year 24-25। हिंट दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन पढ़ के आराम से टाइम लेके, जल्दबाजी में नहीं, टाइम लेके सोच समझ के करना कि बेसिक कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं, और किस साल का पूछ रहे हैं। लिख लिख के थोड़ा करना, आप करके बताओ अपना, लिख लिख के थोड़ा सा टाइम लेके, तुरंत आंसर मत देना। क्वेश्चन की कोई लाइन अगर आपको समझ में ना आए तो हमसे पूछ लेना, वो लाइन हम समझा देंगे आपको। वैसे तो साफ साफ लिखा है, समझ में आ जानी चाहिए, नहीं आए तो पूछ लेना। सबने निकाल लिया? एक एक करके देख लेते। ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाले कितने बचे? ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाला कोई बच्चा नहीं। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑनलाइन वाले तुम लोग भी आंसर दो। नॉन रेसिडेंट, क्यों नॉन रेसिडेंट? क्योंकि वो बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हुई। कौन सी नहीं पूरी हुई? दोनों नहीं पूरी हुई। अच्छा, कितने दिन के लिए मतलब इंडिया में था? 59। साफ साफ दिया ही है सर कि
असेसमेंट ईयर, आप बिल्कुल ठीक आंसर बता रहे हैं, बस एक बार समझा भी दे रहे हैं। असेसमेंट ईयर से 24-25 के लिए पूछ रहा था, यानी प्रीवियस ईयर बताओ बेटा जरा 23-24 के लिए। और प्रीवियस ईयर 23-24 का मतलब होता है 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक कितने दिन इंडिया में रहा। तो क्वेश्चन कह रहा था कि मिस्टर एक्स लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडिया छोड़ के गए कब, 9 दिसंबर 2021 में ही चले गए थे। अभी 22 में नहीं गए, 23 में नहीं गए, कब चले गए थे, 21 में। अच्छी बात है, चले जाए। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 वाले फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर बोल लो, ही केम टू इंडिया, आए वंस। कितनी बार आए, एक बार आए। कब आए, 27 मई को। वो भी बसने नहीं आ गए यहाँ पे, कितने टाइम के लिए, फॉर ए पीरियड ऑफ 59 डेज देख के आए, फिर भाग गए। और हमें रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, और हमने रेसिडेंशियल स्टेटस, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि बेसिक कंडीशन ही नहीं पूरी हो रही। सिंस एक्स comes to India only for 59 days in the previous year 23-24, he does not satisfy any of the basic condition, he is therefore non-resident in India for the assessment year 24-25। क्लियर हो गया सभी को, पक्का, कोई दिक्कत, आर यू श्योर हैं जी, पक्का ना, ठीक है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज करूं, आप मत चेंज करना अपनी शीट में, सिर्फ यहां देख लेना और हमको आंसर बता देना। तो ये तो बड़ा आसान सा आपने बता दिया। ये मान लो यही पूरा क्वेश्चन रहता सेम एज इट इज, बस 59 डेज की जगह, ये हटा दो, हाँ, 59 डेज की जगह 190 डेज होते, बाकी पूरा क्वेश्चन यही, और 59 डेज की जगह लिखा होता 190 डेज, तो आपका आंसर क्या तब भी यही रहता, नॉन रेसिडेंट, की चेंज आता, चेंज आता रेसिडेंट। और रेसिडेंट नहीं, हमको पूरा आंसर दो, आप पूरा पढ़ चुके हो, ऑर्डिनरी की नॉट ऑर्डिनरी। और अगर अगर नहीं, एक मिनट सोच समझ के करना, पढ़ के करना, कंडीशंस क्या थी, एडिशनल कंडीशन क्या थी, बेसिक क्या थी। और अगर आपको लगे कि सर कोई डेटा थोड़ा तो दे दो, डेटा मिसिंग है, डेटा इनकम्प्लीट हम नहीं निकाल सकते, तो बता देना, हम डेटा दे देंगे। अगर कोई डेटा, अगर आपको लगता है कि डेटा इनकम्प्लीट है इसलिए हम नहीं बता सकते कि ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी, तो भी बता देना। डेटा चाहिए हो पिछले 10 सालों का, पिछले 7 सालों का, कोई अगर आपको डेटा चाहिए हो तो आप बता सकते हैं। किसी को डेटा नहीं चाहिए, विधि डेटा चाहिए आपको, नहीं, पक्का। अच्छा, कितने लोग कह रहे हो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नहीं सिर्फ हाथ थोड़ी ना उठाना हमको दिखाने के लिए, आपको आए तभी उठाना है, आ गया है, पक्का। हम कोई चॉकलेट नहीं दे रहे, परेशान ना हो, आए तो वही बताना है। देखो भाई, सबसे पहले बेसिक कंडीशन 1 वाली पूरी हो गई है, कैसे पूरी हो गई, तो ठीक है जी। अब बात करते हैं एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन ये थी कि पिछले 10 सालों में किसी भी 2 साल रेसिडेंट हो, और पिछले 7 ईयर में 730 डेज हो। अब सर पिछले 10 सालों का डेटा तो आपने दिया ही नहीं है भाई। अगर आप पूछ रहे हैं हमसे असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, यानी प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए, तो प्रीवियस ईयर 23-24 से पीछे के 10 साल, यानी 22-23 से लेते हुए जो भी 10 होते हैं, वो डेटा तो आपने दिया ही नहीं है। दिया है कि नहीं दिया है, दिया हुआ है। यहां लिखा है मिस्टर एक्स लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली पहली बार इंडिया छोड़ के गए। कब छोड़ के गए हैं, यानी इससे पहले तो कहां थे, इंडिया में ही थे, तो दिया तो है डेटा आपको, तो इससे पहले इंडिया में थे। तो अगर आप निकालेंगे पिछले 10 साल का, तो काफी सारे साल में रेसिडेंट ही निकलेंगे। पिछले 7 सालों का निकालेंगे तो 730 से ज्यादा ही निकलेंगे, क्योंकि इंडिया छोड़ के ही नहीं गए। एक साल ही 365 दिन का हो रहा है, हो रहा है, समझ गए ना, समझ गए, पक्का, ओके, चलो ठीक है। चलो इसको ओरिजिनल फॉर्म में ही रख देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए अपन, ठीक है, इसको ऐसे छोड़ते हैं ऊपर, ये सॉल्यूशन छुपाते हैं, सॉल्यूशन नहीं देखने का। दिख रहा है आपको क्वेश्चन सबको, मिस्टर एक्स, पीछे वालों बच्चों दिख रहा है ना, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऊपर कर दें तो सॉल्यूशन नहीं देखना, लेकिन है अब ऊपर करें, सिर्फ क्वेश्चन तक ही देखना प्लीज, कंट्रोल रखना थोड़ी सी अपनी आंखों पे, है देखना नहीं इधर उधर।
मिस्टर एक्स, अ जर्मन टूरिस्ट, comes to India for the first time on 17th May 2023. He leaves India on 15 September 2023. Determine his residential status for assessment year 24-25. करो, नीचे आंसर प्लीज मत देखना, क्योंकि आंसर देख लिया आपने तो फिर आपको आंसर की हमेशा आदत रहेगी, और एग्जाम में भी आप देख के आओगे, फिर इंस्टीट्यूट जो गाइडलाइन आंसर देता है फिर आप उसको देखोगे, फिर उसके बाद देख के आओगे, फिर इंस्टीट्यूट गाइडलाइन आंसर देता है फिर उसको देखोगे, तो इसलिए आंसर ना देखना। आराम से करो, कुछ पूछना है तो पूछ लेना। जी पूनम आप ठीक आंसर बता रही हैं, तान्या, जोया, गुड। साक्षी आप आंसर नहीं बता रही हैं, ऑर्डिनरी आ रहा है आपके हिसाब से, ठीक है मैं लिख लेता हूं जिसका जो आंसर आ रहा है। एक बच्चे का ऑर्डिनरी रेसिडेंट आ रहा है, अभी सही आंसर सही बताया तो मेरे को भी नहीं पता, मैंने भी नहीं निकाला है। नॉट ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी भी एक आ रहा है, वो भी मैं लिख लेता हूं। और बताओ, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट भी तीनों ही आ गए, क्या बात है, नॉन रेसिडेंट भी लिख ले रहा हूं। अच्छा निकाल के बगल वाले से डिस्कस भी करते हैं, हाँ वही, जैसे अपना बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि हाँ हमने अरे वही वही तो हम कह रहे तुमसे इतनी देर, अभी को खुद ही गलत निकल आए। बगल वाले को इतने आप मतलब ऐसे बताते कि वो बिल्कुल अपना आंसर चेंज कर ले। चलो एक बार हैंड रेस कर लेते, ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाले हैंड रेस करें, ऑर्डिनरी रेसिडेंट जिनको जिनको लग रहा है, अमन आपको लग रहा है, और ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बस बाकी किसी को ऑर्डिनरी रेसिडेंट, केवल क्लास में एक ही बच्चे को ऑर्डिनरी लग रहा है। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अरे बोल रही थी ना तुम, जीता इधर से, नॉट ऑर्डिनरी बोला था हमने, सुना था। अच्छा नॉट ऑर्डिनरी किसी को नहीं लग रहा है पूरी क्लास में, नॉन रेसिडेंट सबको नॉन रेसिडेंट लग रहा है। अच्छा देखते हैं, पढ़ते हैं एक बार। मिस्टर एक्स, अ जर्मन टूरिस्ट, कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 17th May 2023। पहली बार इंडिया आया है, इसका ये मतलब हुआ ना, मिस्टर एक्स जर्मन टूरिस्ट कम्स टू इंडिया फॉर दी फर्स्ट टाइम, यानी इससे पहले कभी इन्होंने इंडिया के दर्शन नहीं किए, इंडिया आए नहीं, पहली बार कब आए, 17th May 2023। ही लीव्स इंडिया ऑन 15 September 2023, और 15 सितंबर को इंडिया छोड़ के भी चले गए। और आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, जिस दिन इंडिया आता है और जिस दिन इंडिया छोड़ के जाता है, दैट मींस डे ऑफ अराइवल एज वेल एज डे ऑफ डिपार्चर, दोनों हम इंडिया में इंक्लूड करते हैं। ये मैंने आगे लिखा है, आपके नोट्स में लिखा है, अभी आएगा। तो जिस दिन इंडिया आता है और जिस दिन इंडिया को छोड़ के जाता है, दोनों दिन इंडिया मानते हैं, मतलब जैसे 17th मई को आया, हम इस 17th को भी इंडिया में काउंट करेंगे, और 15 सितंबर गया, इसको भी इंडिया में काउंट करेंगे। डिटरमाइन करना था रेसिडेंशियल स्टेटस असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, तो असेसमेंट ईयर 24-25 का मतलब प्रीवियस ईयर 23-24, और प्रीवियस ईयर 23-24 का मतलब आप सब जानते हैं 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 24। हमें यह निकालना है कि इस दौरान कितने दिन इंडिया में रहा, तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 24। भाई अप्रैल 2023 में तो इंडिया में था ही नहीं, क्यों नहीं था, क्योंकि 17th May 2023 को आया। तो अगर हम अप्रैल के डेज आपके लिए निकाल के लिखें यहां पे, तो अप्रैल 2023 में तो 0 डेज, 0 समझ गए ना, था ही नहीं। मई में सर कितने दिन था, मई 2023, बेटा देखो 17 मई को आया। अच्छा मई जो होता है वो उसमें 31 डेज होते हैं, ये सबको पता है नहीं, किसमें 31, किसमें 30, किसमें 28, 29, ये पता है, नहीं तो आज घर पे जाके ये पता कर लेना कैलेंडर निकाल के, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी ना। और 31 डेज का मतलब है सर 17 तो जोड़ना है, तो 16 दिन हटा दे, है कैसे, या तो हम उंगली में जोड़ें 17, 18, 19, 20 जैसे करके 31 तक, या फिर हम थोड़ा सा हल्का दिमाग लगाएं, 17th में भी जोड़ना है, 17 से पहले कितने दिन चले गए, 16 चले गए ना, 31 माइनस 16 कर लो, कितना होता है 15, तो 15 दिन बच्चे कह रहे हैं कि मई के हो गए। आ गया ना समझ में, जिनको ऐसे ना है वो घर पे जाके 17, 18, 19 करके 31 तक करना, तो 15 दिन हो जाएंगे, ठीक है। सर जून के कितने दिन है बोलो भैया, 30 दिन का जून होता है,
उम्मीद है आपकी शक्लें बता रही, बहुत से लोगों को नहीं पता है कि 30-31, मतलब हमारी स्कूलिंग अब जो हो रही है वो कैसी हो रही है, फीस बढ़ती जा रही है ना। ईमानदारी से हमको ना बताना, ईमानदारी से दिल से पूछो, नहीं पता है ना कि कौन से में 30 दिन है, कौन से में 31? किसको किसको बिल्कुल श्योर शॉर्ट पता है? अच्छा, वो हाथ से सिखाया गया? तो घर में मम्मी ने सिखाया था, स्कूल वाले कैसे सिखाया गया बताओ? अच्छा, पहले कहां से शुरू करते हैं? जनवरी ऊपर, जो ऊपर है वो 31, और जो नीचे आए, तो जैसे जनवरी तो ऊपर आया, फेब नीचे आ गया तो 30, वो पता है इतना। अच्छा, तो जनवरी, पहले ना मेरी मम्मी ना, हम छोटे थे तो एक कुछ बोलती थी, जनवरी फरवरी जानी, ऐसे कुछ हमको याद नहीं, वो कुछ बोला करती थी सिखाने के लिए, ऐसे हमको भी सिखाया था। लेकिन कुछ एक कविता टाइप की कुछ बोलती थी, मैं याद नहीं क्या बोलती थी। जनवरी फरवरी जानिए, जून 30, ऐसा कुछ ऐसा करके बोलती थी। तो लेकिन ठीक है, आपने ये सीखा हुआ है कि जनवरी जो भी ऊपर आ रहा है वो। अच्छा, जुलाई कितना होता है जैसे करो उंगली में, और अगस्त, दोनों 31 होते हैं पक्का? ठीक है, ओके। तो जुलाई में हम 31 लिख दें, आप कह रहे हैं। अगस्त में कितने दिन लिख दें? 31। सितंबर 30 नहीं लिखेंगे बेटा, कैलेंडर थोड़ी ना लिख रहे हैं। 15 सितंबर छोड़ के गया है, तो सितंबर में कितने दिन इंडिया में रहा? 15। आर यू श्योर? 15 दिन। अच्छा, अगर 16 सितंबर छोड़ के जाता, 16, जितने दिन सितंबर में रहा, तो 15, ये टोटल कितना होता है बेटा? 122। तो बेसिक कंडीशन 1 वाली तो पूरी नहीं हो रही। पहले ये सोचो, दूसरी पूछेंगे भी कि नहीं पूछेंगे बेसिक कंडीशन 2, मतलब पूरी हो रही कि नहीं, वो तो एक अलग बात है, पूछेंगे कि नहीं, कि नहीं पूछेंगे? स्निग्धा क्या कहती है? नहीं, मतलब एक्सेप्शन में आता है क्या? एक्सेप्शन में क्यों नहीं आ रहा? टूरिस्ट है, विजिट पे आया है। हाँ, इंडियन ओरिजिन का, ये इंडियन सिटीजन होता तो एक्सेप्शन में आता, ये तो जर्मन टूरिस्ट है तो एक्सेप्शन में नहीं आ रहा, यानी बेसिक कंडीशन 2 पूछेंगे। और पूछो, पूछेंगे तो पूछो, पूरी तो हो रही है? नहीं हो रही। 122 डेज तो है, और क्या चाहिए? पिछले 4 सालों में 365 डेज, तो 4 सालों का डेटा ही नहीं पूछा आपने हमसे। पहली बार इंडिया आया, यानी पिछले 4 सालों में 0 दिन इंडिया में था, तो इसका मतलब बेसिक कंडीशन 2 पूरी नहीं हुई, तो नॉन रेसिडेंट जो बच्चे कह रहे थे वो ठीक। आप ऑर्डिनरी कैसे कह रहे थे? तो ऑर्डिनरी नहीं होगा, ये क्या होगा? नॉन रेसिडेंट होगा। ठीक है, मजा आ रही है तुम लोगों को? ना है तो बताना, हम नाच वाच के दिखा देंगे कुछ। हाँ हाँ हाँ, इससे ज्यादा कैसे मजा दिला है? अब सर ये क्या है? डीम्ड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये क्या भैया? क्या हुआ? हम चालू हैं? हाँ, टेप रिकॉर्डर शुरू करें। सुनो, है क्या, पहले तो आप यही चेक करते हैं, इधर देखो, पहले तो आप यही चेक करते हैं कि बेसिक कंडीशन पूरी हुई कि नहीं हुई। अगर बेसिक कंडीशन पूरी हो गई, कोई भी एक भी पूरी हो गई, तो वो रेसिडेंट है, नहीं तो वो नॉन रेसिडेंट है। बट निर्मला माता कहती है तनिक रुको। निर्मला कौन? हाँ, निर्मला जी है ना, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। तो निर्मला माता कहती है तनिक रुको, ऐसा नहीं। हमने कहा क्या? कह रही रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को निकालने के लिए आप पहले बेसिक कंडीशन पूरी करते हो, चेक करते हो। बेसिक कंडीशन पूरी हो गई तो आप क्या बोल देते हो? कोई भी एक रेसिडेंट। और बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हुई, नॉन रेसिडेंट। कह रही नहीं नहीं, नॉन रेसिडेंट मत बोलो। निर्मला जी कह रही नहीं नहीं, रुक जाओ, पूरी हो गई तो वो जो ऐसा कर रहे हो वैसे ही करो, लेकिन अगर बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हुई तो हमने कहा नॉन रेसिडेंट। कह रही नहीं, नॉन रेसिडेंट मुंह से मत निकालो, अभी रुक जाओ। हमने क्या? कह रही कुछ और भी हम चेक करा देते हैं, हम ये चेक करा देते हैं ऐसा तो नहीं ये डीम्ड रेसिडेंट हो। हमने कहा ये क्या होता है डीम्ड रेसिडेंट? कह रहा डीम्ड वर्ड का मतलब बच्चों ने पहले कभी सुना? डीम्ड वर्ड, डीम्ड वर्ड क्या होता है? डीम्ड वर्ड का मतलब होता है मान लेना। यानी डीम्ड वर्ड जब आता है ना लॉ में, तो लॉ मेकर को जब अपनी बात मनवानी होती है तो वो डीम्ड लिख देता है। डीम में कोई इफ एंड बट नहीं होता, डीम में जो होता है फिर वो मान लेते हैं। मान लो हम आपसे कहें कि अभी बाहर जो आपको दिख रहा है रात है क्या बाहर? दिन है, लेकिन हम कह रहे रात है। क्या लिख रही है आपको? क्या दिख रही है? दिन दिख रहा है। जब तक रात नहीं दिखेगा हम क्लास नहीं छोड़ेंगे। दिन है कि रात है बाहर?
तो ऐसे मनवाया जाता है डीम्ड को। आप समझे ना, डीम्ड में कोई इफेंट बट होता ही नहीं है। तो निर्मला जी ने कहा कि भाई देखो, रेसिडेंट अगर है, बेसिक कंडीशन पूरी हो रही, तो हम डीम्ड नहीं चेक करेंगे, फिर हम डीम्ड में जाएंगे। लेकिन अगर बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हो रही, कौन सी वाली, 1 की 2, दोनों ही, अगर दोनों में कोई एक भी पूरी हो जाती है तो हम डीम्ड में नहीं जाते। लेकिन अगर पूरी नहीं हो रही तो हम चेक कर लेंगे डीमिंग में तो नहीं आ रहा। निर्मला जी ने 2 डीमिंग के केसेस दिए, केस 1 और एक दे रखा है केस 2। अगर डीमिंग में किसी भी केस में आ पा रहे हैं तो हम आपको नॉन रेसिडेंट नहीं बोलेंगे, हम आपको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। क्या समझा रहे हो सर, एक बार फिर से समझाओ। मैं समझा रहा हूं। गवर्नमेंट का कहना है कि वो धीमे धीमे करके लॉ आसान कर देगी, टैक्स आसान कर देगी, बट वो धीमे धीमे करके, हाँ, वो कहते हैं ना, तार उतने उलझा रही है कि सुलझाना मुश्किल मुश्किल हो जाएगा। मतलब तो ये पहले डीम्ड वाला नहीं था, ये पिछले 2 साल से ही ऐड हुआ है। तो ये क्या है मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो इधर देखो, हम लोग कैसे चलेंगे। हम लोग जब भी इंडिविजुअल की बात करेंगे तो पहले तो हम चेक करेंगे बेसिक कंडीशन 1, या फिर अगर नहीं पूरी हुई तो फिर और लगा रहा हूं आपको बताइए, बेसिक कंडीशन 2। अगर ये दोनों में कोई भी एक पूरी हो जाती है तो हम उसको बोल देंगे, कोई भी एक पूरी हो जाए या दोनों पूरी हो जाए तो क्या बोल देंगे बेटा, रेसिडेंट। फिर उसके बाद तो आप ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी चेक करते हैं, नॉट ऑर्डिनरी जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हुई, दोनों ना 1 पूरी हुई ना 2, तो हम नॉन रेसिडेंट ऐसे नहीं बोलेंगे। निर्मला जी कह रही ऐसे नहीं बोलो, अच्छा नहीं लगता। तो हमने कहा फिर क्या करें, कह रही पहले जाओ चेक करो ये डीम्ड रेसिडेंट तो नहीं है। कौन सा रेसिडेंट, डीम्ड। हमने कहा डीम्ड कैसे चेक करें, बेसिक कंडीशन से करिए। नहीं 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 नहीं, बेसिक कंडीशन से डीम्ड का कोई लेना देना। बेसिक कंडीशन तो आप देख आए हो, दोनों नहीं पूरी हुई तभी तो डीम्ड में आ रहे हो, डीम्ड चेक करो। हमने कहा डीम्ड में क्या है, कह रही हम 2 केसेस बताएंगे, एक केस 1 एक केस 2, चेक कर लो इन दोनों में किसी केस में तो नहीं आ रहे हो। अगर किसी भी केस में आ रहे हो तो तुम डीम्ड रेसिडेंट हो। हमने कहा डीम्ड रेसिडेंट है वो भी कौन से, कह रहा अगर डीम्ड हो गए तो हमेशा नॉट ऑर्डिनरी वाले हो गए, डीम्ड वाले हो गए तो कभी ऑर्डिनरी नहीं हो सकते। कौन से होते हो, नॉट ऑर्डिनरी। तो हम जब डीम्ड पढ़ रहे हैं, अगर डीम्ड वाली कंडीशन पूरी हो गई तो हम बोलेंगे कि वो डीम्ड कौन सा और रेसिडेंट बताओ, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो वो डीमिंग कंडीशन है क्या, पढ़िएगा, डीम्ड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इवन इफ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाई नन ऑफ द 2 बेसिक कंडीशन। ऊपर वाली दोनों बेसिक कंडीशन को पूरा नहीं किया, ही इज डीम्ड टू बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट देखिए कौन सा, नॉट ऑर्डिनरी वाला। इन द केसेस गिवन बिलो, पहला केस क्या है, अंडर दिस केस एन इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी resident but not ordinary resident if we satisfy the following 3 condition। कितनी कंडीशन, 3, तीनों पूरी करे कि कोई एक, तीनों पूरी कर दे तो वो डीम्ड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। पहली कंडीशन, ही इज एन इंडियन सिटीजन, कौन होना चाहिए वो, इंडियन सिटीजन। दूसरी, हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस exceed rupees 15 lakh during the relevant previous year। पूरे साल की इनकम कितनी है, 15 लाख से ज्यादा। ये क्या लिखा है ब्रैकेट में, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, मतलब बाहर से जो पैसा कमाया वो हटा के, यानी फिर कहां से कमाया होगा ये, इंडिया में। देखो मैं आपको समझाऊं है क्या गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है, आपको पहले क्लियर करता हूं क्यों लाया गया, थोड़ी हिस्ट्री समझा देता हूं तो आपको समझ में आ जाए। आपको क्या लगता है इंडिया में रेसिडेंट बनना अच्छी बात है, गर्व की बात है कि नॉन रेसिडेंट बनना, आप लोग रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। देश का हित में अगर बात करो, है ना, आप देश से प्रेम नहीं करते, ये नो करते हो या नहीं करते हो, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनोगे कि नॉट ऑर्डिनरी या नॉन रेसिडेंट, ऑर्डिनरी, आप ऑर्डिनरी है ही। बट असलियत ये है कि अगर कोई ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गया तो उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, वो कुल्हाड़ी में खुद कूद गया। मतलब जैसे ही मैं रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा दूंगा तो 1 टर्न और लगेगा, फिर उसके बाद मैं आपको यह पढ़ाऊंगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से कौन सी इनकम आपकी इंडिया में टैक्सेबल होगी, कौन सी नहीं होगी। मान लो अगर आपने एक विदेश में इनकम कमाई बाहर जॉब करके, तो यहां टैक्सेबल होगी कि नहीं, तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गए तो यहां टैक्सेबल होगी, तो दुनिया जहान की जहां से भी कमा लो इंडिया में टैक्सेबल होगी।
ग्लोबल सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होने वाली है अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बने हैं तो थोड़ी सी कम होती है टैक्सेबल इंडिया में, और नॉन रेसिडेंट बने तो और कम टैक्सेबल होती, बाकी टैक्सेबल नहीं होती। तो ये लड़ाई चलती रहती है डिपार्टमेंट और एसएससी के बीच में। एसएससी चाहता है कि वो क्या बन जाए, नॉन रेसिडेंट बन जाए किसी भी तरीके से। नॉन रेसिडेंट बनने से फायदा ये होता है कि कुछ इनकम ही टैक्सेबल होती है, वो कौन सी वो सिखाऊंगा आपको, और बची हुई इनकम टैक्सेबल नहीं होती इंडिया में, टैक्स बच जाता है आपका, टैक्सेबल ही नहीं होती। और गवर्नमेंट चाहती है कि बंदा क्या बन जाए, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और नहीं तो नॉट ऑर्डिनरी तो बनी जाए। टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा ना उससे। टैक्स कलेक्शन आप समझे ना कैसे बढ़ेगा, समझे ना। अगर आप ऑर्डिनरी बन रहे हैं तो ज्यादा इनकम टैक्सेबल होगी, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, टैक्सेबल इनकम टैक्स। तो निर्मला जी ने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा यार आज तक क्या है लॉ में केवल ये लिखा है कि ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट, बेसिक कंडीशन है 2, और लोग इजिली जो बाहर रहते हैं या कुछ ऐसा, वो बहुत सोच समझ के आते हैं इंडिया में, बहुत दिमाग लगा के इंडिया में आते हैं कि वो कंडीशन ब्रीच हो जाए, कंडीशन पूरी ना हो, बेसिक कंडीशन। तो बेसिक कंडीशन कोशिश करते हैं पूरी ना हो, और वो बन जाते हैं क्या, नॉन रेसिडेंट बन जाते हैं और बच के निकल जाते हैं। तो उन्होंने कहा यार, और उनमें से भी कुछ ऐसे थे जिनकी इनकम इंडिया में बहुत थी, इंडिया में लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस जब निकल रहा है तो वो नॉन रेसिडेंट निकल रहे हैं, और बहुत कम इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो रही, बाकी बच जा रही है। अब उनको इस दायरे में कैसे लाया जाए, तो उन्होंने एक तरीका निकाला। उन्होंने कहा यार जो लोग पहले से करते हैं वो तो करते रहे, पहले बेसिक कंडीशन चेक होती है वो तो चेक होती रहे, बेसिक कंडीशन अगर पूरी हो गई तो हमें डीमिंग की जरूरत ही नहीं, निर्मला जी कह रही है बेसिक कंडीशन अगर कोई भी पूरी हो गई तो हम डीमिंग करके करेंगे क्या, तो हमें डीमिंग की जरूरत नहीं। लेकिन अगर बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हुई तो हम डीमिंग में एक बार निगाह डाल लेंगे, कहीं डीमिंग तो पूरी नहीं हो रही। अगर डीमिंग भी पूरी नहीं हो रही, ना डीमिंग का केस 1 की 3 कंडीशन, ना केस 2 की 4 कंडीशन, ये केस 2 में देखो 4 पढ़ेंगे, ये ना केस 1 पूरा हुआ ना केस 2, डीमिंग भी पूरा नहीं हुआ, बेसिक कंडीशन भी नहीं पूरी, तो नॉन रेसिडेंट है। लेकिन अगर बेसिक कंडीशन पूरी हो जाए, डीमिंग में नहीं जाने का, रेसिडेंट बन गया, बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो क्या चेक करना पड़ेगा, डीमिंग। तो निर्मला जी ने कहा डीमिंग में बना देंगे तुमको रेसिडेंट, लेकिन डीमिंग में बनाएंगे तो ऑर्डिनरी नहीं बनाएंगे, तब परेशान नहीं करेंगे, क्या बनाएंगे, नॉट ऑर्डिनरी बनाएंगे। समझे। अब ये डीमिंग क्या लाए, डीमिंग में ये लेकर के आए, सबके लिए नहीं लाए, ऐसे लोगों के लिए लेकर के आए जिनकी इंडिया में इनकम टैक्सेबल सोर्सेज से 15 लाख से ज्यादा थी। इंडिया की इनकम 15 लाख से, टैक्सेबल सोर्स से, एग्जेम्प्ट इनकम नहीं, टैक्सेबल इनकम। जैसे मान लो इंडिया में खेती बाड़ी करके कमाए, उसकी इनकम की बात नहीं कर रहे, मैंने ये भी डाला हुआ है कि ये जो 15 लाख है ये कौन सी होती है, नोट 2 पढ़ना पहले, नोट 2, फॉर कंप्यूटिंग 15 लाख ओनली टैक्सेबल इनकम शैल बी कंसीडर। इंडिया की इनकम जोड़नी, फॉरेन तो जोड़नी, और इंडिया में भी कौन सी इनकम, टैक्सेबल। जैसे यहाँ पे खेतीबाड़ी करके कमा रहे तो एग्जेम्प्ट इनकम होती है, एग्रीकल्चरल इनकम पे एग्जेम्प्ट है, तो उसकी बात ही नहीं कर रहे। टैक्सेबल इनकम 15 लाख जो निकाल रहे हैं वो केवल टैक्सेबल पार्ट, इफ इनकम इज एग्जेम्प्ट तो इट शेल नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, उसको हम 15 लाख में नहीं जोड़ेंगे, तो हम केवल टैक्सेबल पार्ट जोड़ के देखेंगे। यानी सबसे पहली बात, क्या आप इंडियन सिटीजन हैं, क्या आपकी इंडिया की टैक्सेबल पार्ट जो है वो 15 लाख से ज्यादा है, विदेश की कितनी भी हो, इंडिया की कितनी होनी चाहिए, 15 लाख से ज्यादा। और तीसरा, उस इनकम पे जो इंडिया की आप इनकम कमा रहे हो, उस इनकम पे बाहर किसी भी देश में टैक्स नहीं लगता। तीसरा, ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, एनी अदर कंट्री मतलब इंडिया छोड़ करके बाकी कोई भी कंट्री और टेरिटरी, बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल, डोमिसाइल मतलब होता है सिटीजन, कहां रहते हो, या रेसिडेंस, या एनी अदर क्राइटेरिया, किसी भी क्राइटेरिया के हिसाब से बाहर उस इनकम पे टैक्स नहीं लग रहा है। अगर ये तीनों बातें पूरी हो गई तो आप हमारे लिए नॉन रेसिडेंट नहीं है, आप हमारे लिए डीम्ड रेसिडेंट, और डीम्ड में भी कौन सा मान रहे हैं हम, नॉट ऑर्डिनरी। क्लियर पिक्चर क्या है, सबसे पहली स्टेप तो वही बेसिक कंडीशन चेक करनी है, बेसिक कंडीशन अगर पूरी हो गई तो डीमिंग कभी नहीं चेक करेंगे, बेसिक के हिसाब से ही चलने वाले हैं, क्योंकि बेसिक पूरी हुई तो या तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा या नॉट ऑर्डिनरी। डीमिंग में जाने का मतलब ही क्या है, बेसिक ही नहीं पूरी हुई तो हम डीमिंग चेक करेंगे, और डीमिंग का केस 1 ये कह रहा है 3 कंडीशन, पहला आप कौन होने चाहिए, इंडियन सिटीजन, यानी फॉरेन सिटीजन को परेशान नहीं कर रहे, फॉरेन सिटीजन पे ये डीमिंग नहीं थोप रहा है, आप समझ रहे हैं ना। ये इससे अगर कोई बना तो उसको तकलीफ पड़ेगा, लोग चाहेंगे ना बने, तो ये सिर्फ किस पे थोपा, इंडियन सिटीजन होने चाहिए। दूसरा, तुम्हारी इंडियन इनकम टैक्सेबल पार्ट
15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। और तीसरा, और किसी कंट्री पे उस इनकम पे टैक्स ना लगाओ। अगर और किसी कंट्री पे उस इनकम पे टैक्स लगाए तो चलो हम तुमको डीमिंग पे नहीं फंसाएंगे, लेकिन अगर ये तीनों बातें हो गई तो तुम डीम्ड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। क्लियर हो गई? पहली कंडीशन इंडियन सिटीजन, दूसरी कंडीशन टोटल इनकम कौन सी? फॉरेन सोर्सेस की नहीं, फॉरेन सोर्सेस की छोड़ के इंडिया की, वो भी टैक्सेबल पार्ट 15 लाख से ज्यादा। और तीसरी, उस इनकम पे किसी भी और कंट्री या टेरिटरी में टैक्स ना दिया हो किसी भी तरीके से, चाहे डोमिसाइल की वजह से, चाहे रेसिडेंशियल स्टेटस या एनी अदर क्राइटेरिया। केस 1 अगर पूरा नहीं हुआ तो चेक कर लो केस 2 में तो नहीं फंस रहे हैं। केस 2 दोनों इंडिपेंडेंट केसेस हैं, अलग अलग केसेस हैं। केस 2, अंडर दिस केस इंडिविजुअल को हम डीम्ड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी वाला बोलेंगे अगर वो चारों कंडीशन पूरी कर दे। पहली, इंडियन सिटीजन है वो बंदा या पर्सन है इंडियन ओरिजिन का। केस 1 की जो पहली कंडीशन थी और केस 2 की जो पहली कंडीशन है उसमें क्या अंतर है? वहां केवल इंडियन सिटीजन था, या इंडियन सिटीजन भी या फिर इंडियन ओरिजिन, कुछ भी आप हो। दूसरा, दूसरी कंडीशन सर सेम ही है क्या? बिल्कुल दूसरी वही है, टोटल इनकम आपकी फॉरेन सोर्सेस को हटाते हुए कितनी हो? 15 लाख से ज्यादा हो। यहां तक समझ में आ गई? सर तीसरी एक एडिशनल दिखाई देती हुई, बिल्कुल वहां नहीं थी, क्या नहीं थी? ही कम्स टू इंडिया, इंडिया आए हैं ऑन ए विजिट ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। इंडिया क्यों आए हैं? विजिट पे आए। ऐसी कोई कंडीशन केस 1 में नहीं थी। और चौथी, कम से कम कितने दिन के लिए आए हैं? ही इज इन इंडिया फॉर 120 डेज। कितने दिन? 120 डेज और मोर, बट लेस देन 182 डेज। 120 डेज या उससे ज्यादा, लेकिन 182 दिन से कम। क्योंकि अगर 182 डेज या उससे ज्यादा होगा तो ऑलरेडी बेसिक कंडीशन 1 पूरी हो जाएगी, जरूरत क्या डीम्ड की? बात समझ में आई? बहुत ध्यान से लॉ बनाएंगे, क्योंकि अगर यहां लिख देते 182 डेज से ज्यादा भी तो लोग कहते फिर तो हम डीम्ड में जा रहे हैं, और फिर लोग कहते हैं हम ऑर्डिनरी नहीं, नॉट ऑर्डिनरी है। अलग दिमाग लगाते ऑर्डिनरी से बचने के लिए, तो इसलिए लिखा कि 182 डेज से कम, 120 दिन से ज्यादा, एंड पिछले 4 सालों में कितने साल होने चाहिए? 365। उसके अलावा नोट 1 ये वही लिखा है, 15 लाख में हम टैक्सेबल पार्ट जोड़ेंगे। और ऊपर वाले का नोट 1 सर क्या था? केस 1 का नोट 1 क्या था? पढ़ लो अपने आप, देखो समझ में आ रहा है। केस 1 का नोट 1, above case is not applicable in case of or even if he is a person of Indian origin. रीजन बीइंग केस 1 में इंडियन ओरिजिन भी नहीं था, ना ही फॉरेन सिटीजन था, केवल क्या था? इंडियन सिटीजन। चलो याद करते हैं, इसको याद करना पड़ेगा। क्या है केस 1? क्या था केस 1 को? तो याद हो गया शायद आपको ना। पहली क्या है? ही इज इन इंडियन सिटीजन। दूसरा, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेस, टोटल टैक्सेबल इनकम एक्सीड ₹15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तीसरा, is not liable to tax on such income in any other country or territory by reason of his domicile or residence or any other criteria. उसके अलावा फिर आपने केस 2 पढ़ा। केस 2 में क्या था? इज एन इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और सेकंड कंडीशन, टोटल इनकम एक्सीड 15 लाख। तीसरी कंडीशन, इंडिया काहे के लिए आए हो? विजिट पे आए हो। और चौथा, 120 डेज या उससे ज्यादा हो, और पिछले 4 सालों में 365 डेज या उससे ज्यादा। एक बात बताओ हमको, ये जो 120 दिन है और ये जो 365 डेज हैं 4 साल के, इसकी जरूरत ही क्या पड़ी? बेसिक कंडीशन 2 में ऑलरेडी इन्होंने लिखा हुआ है। बेसिक कंडीशन जो 2 है उसमें ऑलरेडी लिखा है कि इस साल 60 डेज हो और पिछले 4 साल में 365। तो जो बंदा ये पूरी करेगा 120 दिन, वो उससे पहले बेसिक कंडीशन 2 पूरी कर चुका होगा। मेरी बात जा रही है? दिमाग तक जा रही है कि बाहर जा रही है? हम थोड़ा सा गेट खोल के रखते हैं ताकि अगर हो तो बाहर चली जाए। बात जा रही है आपके दिमाग में? क्वेश्चन समझ गए ना मेरा? क्वेश्चन सिंपल है कि यार क्यों डाला, क्यों बनाया, मतलब काहे कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो? क्योंकि जो बंदा ये 120 दिन पूरी कर रहा है वो तो 60 डेज तो कर ही रहा होगा ना बेसिक कंडीशन 2। और अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर बेसिक कंडीशन पूरी हो गई तो डीमिंग में जाते ही नहीं है। हाँ हाँ, और भी कोई कुछ बोलना चाहता है? हाँ, क्योंकि इस बंदे से, बिल्कुल आप दोनों ठीक बोल रहे हैं, बाकी लोग सुनिए, क्योंकि इस बंदे से हम बेसिक कंडीशन 2 पूछते ही नहीं है, वो एक्सेप्शन में फॉल कर रहा था।
इस बंदे से हमने बेसिक कंडीशन 2 पूछना ही छोड़ दिया था। जैसे घर वाले नहीं कहते कई बार तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है, वैसे इस बंदे से हमने बेसिक कंडीशन 2 नहीं पूछी थी, क्योंकि हमने बेसिक कंडीशन 2 किससे नहीं पूछी थी? एक्सेप्शन था इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑन ए विजिट। तो इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन कम्स फॉर द थर्ड कंडीशन विजिट, तो इससे हमने बेसिक कंडीशन 2 पूछी नहीं थी, केवल 1 पूछी थी। 1 पूछी, पूरी नहीं हुई, 2 पूछी नहीं। लेकिन निर्मला जी कह रही रुको रुको तनिक, डीमिंग वाली पूछो, इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन? हमने कहा कह रही विजिट पे, आपने कहा हाँ। कह रही 120 दिन या पिछले 4 सालों में 465 दिन? हमने कहा हाँ। कह रही लेकिन इनकम भी तो पूछो। हमने कहा इनकम 3 ही लाख रुपए कमाए, नॉन रेसिडेंट का है, डीमिंग में नहीं फंसाएंगे। डीमिंग में हम केवल अमीरों को फंसा रहे हैं, मतलब जिनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा हो। समझ में आ गई बात? तो अब आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे कि 120 दिन वो 60 दिन लिखा वैसा ही, बट इस बंदे से तो हम वो पूछ ही नहीं रहे थे, और जिससे पूछ रहे थे उसके लिए यहां नहीं आएंगे। ठीक, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कह रहे फॉरेन से आप जितना भी अमाउंट ला सकते हो उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता। ये बात बेटा ना, जैसे अभी पढ़ रहे हैं सेक्शन 6 रेसिडेंशियल स्टेटस, इसके बाद पढ़ेंगे सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम, कि कौन सी इनकम यहां टैक्सेबल है कौन सी नहीं, और इस बात का जवाब वहां मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि उसमें देना नहीं पड़ता, उसमें देना पड़ता है, बट किसको देना पड़ता है किसको नहीं देना पड़ता है वो वहां सीखेंगे। समझ रहे? लॉ देखो कैसे बना है, सेक्शन 5 पहले बना है, सेक्शन 6 बाद में बना है, लेकिन पहले पढ़ते कौन सा है? क्योंकि जब तक 6 नहीं पढ़ते तो 5 आता नहीं है। अगला काम यही है मेरा, जैसे अभी आज अगली टर्न पे नहीं, आप तुमने कहा सब कुछ बंद कर दिया, अभी रुको, तुम लोग अपना बोरिया बिस्तरा काय बांधते रहो। जैसे लेबर नहीं होते हाथ पैर धोने लगते हैं पहले ही 4:45 अपना हाथ पैर धो के तैयार हो जाते, भैया हम गंगा पार जाई का है। अरे रुक जाओ यार, तो है मेरे पास 5-10 मिनट, थोड़ा सा रुक जाओ। ऑनलाइन वाले रुके रहे ना, भागना नहीं। हाँ, तो वो हम लोग सेक्शन 5 में पढ़ेंगे। तो इस बात का गरिमा 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 समझ गई ना? तो इसका जवाब मैंने हाँ में और ना में नहीं दिया है, क्योंकि किसी किसी के हाथ में टैक्सेबल होगी, किसी के हाथ में नहीं होगी, वो वहां सिखाऊंगा कि फॉरेन सोर्सेज की किसके हाथ में होती है। अच्छा, अब इधर देखो, रिवाइज कर लेते हैं जरा, देखते हैं आपको कितना याद है। अपने रेसिडेंशियल स्टेटस सीखा, कौन सा सेक्शन बता रहा था? 6, चलो याद हो गया आपको, याद करना नहीं था। अच्छा, हर साल का निकालना पड़ता है कि जीवन में एक बार? हर साल, प्रीवियस ईयर टू प्रीवियस ईयर चेंज होता रहता है, तो हर प्रीवियस ईयर का निकालना पड़ता है। सबसे पहले किसका रेसिडेंशियल स्टेटस सीखा हम लोगों ने? इंडिविजुअल का। सबका सीखना था, आज की क्लास में इंडिविजुअल की बात हो पाई है। और इंडिविजुअल में भी आपने सबसे पहले ये सीखा कि या तो वो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। रेसिडेंट होगा तो ऑर्डिनरी होगा, नॉट ऑर्डिनरी होगा। उसमें मैंने आपको ये सिखाया कि पहले ये चेक करते हैं कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। रेसिडेंट के लिए आपने बेसिक कंडीशन पढ़ी, कितनी बेसिक कंडीशन पढ़ी? 2। पहली बेसिक कंडीशन क्या थी? कि कम से कम वो 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में हो, और दूसरी बेसिक कंडीशन ये थी कि 60 डेज या पिछले 4 सालों में 365 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में हो। और अगर ये दोनों ही बेसिक कंडीशन पूरी नहीं होती हैं तो फिर हम नॉन रेसिडेंट बोलने से पहले उसको डीमिंग चेक करेंगे, जिस पे भी जाएंगे बाद में। और अगर पूरी हो जाती है कोई भी एक, तो हम ये चेक करते हैं कि वो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी। और उससे भी पहले मैंने आपको ये पढ़ाया है कि बेसिक कंडीशन 2 जो है वो 2 एक्सेप्शन थी, उनसे नहीं पूछते थे। पहली एक्सेप्शन थी कि अगर आप इंडियन सिटीजन है या फिर इंडियन ओरिजिन नहीं था, हमने ऐसे ही बोला था, या फिर पहले में कहा इंडियन ओरिजिन था, दूसरे में था इंडियन ओरिजिन, है ना? हाँ, तो पहली थी अगर आप इंडियन सिटीजन है और इंडिया छोड़ के गए फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। और दूसरी थी आप इंडियन सिटीजन है या फिर इंडियन ओरिजिन के हैं और इंडिया आए हैं विजिट पे। तो इनसे बेसिक कंडीशन 2 नहीं पूछते, केवल 1 पूछते हैं। और अगर 1 पूरी हुई तो अच्छी बात, नहीं पूरी हुई तो डीमिंग दिमाग में हमारे है। हाँ, शिप का प्लेन की बात नहीं कर रहे, क्रू मेंबर ऑफ शिप, प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो जॉब के लिए अगर बाहर जा रहा है, क्रू मेंबर है इंडियन शिप का, बाहर जा रहा है, इंडियन सिटीजन है, बाहर जा रहा है, क्रू मेंबर है इंडियन शिप का, इंडियन सिटीजन एज वेल एज क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, बेसिक कंडीशन 2 नहीं पूछेंगे, केवल क्या पूछेंगे? 1। तो होगा कि नहीं होगा तो वो तो 1 पे डिपेंड करता है ना, समझ गए? 2 नहीं पूछने वाले। अच्छा, नहीं पूछ करके ये उन लोगों के लिए बेटर कर रहे हैं कि प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं? जिनसे बेसिक कंडीशन 2 नहीं पूछ रहे, जो एक्सेप्शन है, ये उनके हित में है कि अहित में है? नहीं, डीमिंग में तो वैसे भी नहीं होगा तो कोई जाएगा, उसमें बात अलग है।
डीमिंग को किनारे करो, पहले ये बताओ ये अच्छी बात है उनके लिए कि खराब बात है? उनके लिए अच्छी बात है, उनको फायदा दिया हुआ है कि चलो ठीक है तुमसे हम केवल 1 पूछ लेंगे, 1 पूरी हुई तो अच्छी बात, नहीं पूरी हुई तो दूसरी नहीं पूछेंगे, तो अच्छी बात है ना, दूसरी नहीं पूछ रही उनके लिए अच्छी बात है, रेसिडेंट बनने के चांसेस थोड़े कम हो गए। तो ऐसा इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ के गया जॉब के लिए, तो यानी उसको यहाँ जॉब वॉब नहीं मिल रही थी, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, छोड़ के गया है, चलो ठीक है कहा उसको और परेशान करे, टू नहीं पूछते छोड़ो। या इंडियन सिटीजन है, क्रू मेंबर इंडियन शिप का, अब जो शिप होती है ना उसमें क्यों बताया हुआ है, बहुत बहुत टाइम के लिए बाहर रहते हैं लोग, 6-6 महीने उसमें रहते हैं। आपके अगर आस पड़ोस में या कोई फैमिली में अगर हो, है ना, आपके में है फैमिली में, हाँ, 6 महीने के लिए आते, 6 महीने बाहर रहते। अब वो देखने में लगता है कि वो 6 महीने में बड़ा मजा आता होगा, लेकिन सोच के देखो 6 महीने समुद्र में, है ना, गंगा जी में तो चल नहीं रही है, ठीक है ना, तो इन लोगों के लिए बड़े हार्ड रहता है। 6 महीना आते जरूर है, बट वो 6 महीना पूरा परिवार से दूर, वाइफ बच्चे अगर जो भी हैं नॉर्मली हैं, कुछ कुछ ले भी जाते हैं आज की तारीख में। खैर, तो मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ, तो अगर ऐसा है तो एक्सेप्शन में आता है, और एक्सेप्शन में नहीं आता तो 2 भी पूछेंगे, फिर 1-2 में कोई भी पूरी हो गई तो वो रेसिडेंट है। रेसिडेंट के बाद मैंने आपको पढ़ाया एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन अगर दोनों पूरी होंगी तो ऑर्डिनरी, नहीं तो नॉट ऑर्डिनरी। और पहली एडिशनल कंडीशन थी मस्ट बी रेसिडेंट फॉर एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 previous year immediately preceding the previous year, और दूसरी थी he must be in India at least 730 days for 7 previous year immediately preceding the previous year। उसके बाद मैंने आपको ये पढ़ाया डीमिंग वाला कि अगर बेसिक कंडीशन कोई भी पूरी नहीं हुई तो डीमिंग देख लेना। डीमिंग के 2 केसेस बताए। पहला केस मैंने आपको ये बताया कि 3 कंडीशन है, जिसमें पहली कंडीशन थी इंडियन सिटीजन होने चाहिए, या फिर इंडियन सिटीजन होने चाहिए, या फिर इंडियन ओरिजिन नहीं बोलोगे, नहीं था उसमें, ठीक है अच्छी बात है ना बोलना, इंडियन सिटीजन है। और दूसरा है कि उसकी टोटल इनकम इंडिया के से 15 लाख से ज्यादा हो, और तीसरा कि उस पे कहीं और किसी कंट्री पे टैक्स उसने पे ना किया हो। और या फिर केस 2 जो इंडिपेंडेंट केस था वो ये था इंडियन सिटीजन हो या फिर इंडियन ओरिजिन का हो, दूसरा क्या था 15 लाख से ज्यादा हो, तीसरा क्या था विजिट पे आया हो, चौथा क्या था 120 डेज कम से कम हो, और पिछले 4 सालों में 365 डेज। और इनमें से कोई भी अगर पूरा हो जाता है तो वो डीम्ड, मतलब इनमें से केस 1 की तीनों या केस 2 की चारों कोई भी अगर पूरा हो जाता है तो फिर वो डीम्ड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा। डीम्ड में कभी बनेगा तो नॉट ऑर्डिनरी। एग्जाम में अगर रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए आता है और इनकम दे ही नहीं रहा, केवल रेसिडेंशियल स्टेटस पूछ रहा और इनकम बताई ही नहीं, जैसे भी आपको मैंने इलस्ट्रेशन जो कराए थे 2, उसमें इनकम मैंने कहा बताई नहीं बताई, जब इनकम बताई नहीं तो फिर आप डीमिंग चेक ही नहीं कर रहा, हम कैसे चेक करेंगे? अपने मन से हम यही मानेंगे 15 से कम रही होगी, तो हम डीमिंग नहीं चेक करेंगे, हम केवल बेसिक कंडीशंस चेक करेंगे। लेकिन अगर इनकम बता रहा है, क्योंकि दोनों ही केसेस में एक कंडीशन तो कॉमन है ना, क्या 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, तो अगर इनकम बता रहा है तो पहले हम बेसिक ही चेक करेंगे, डायरेक्ट डीमिंग में नहीं चले जाएंगे। बेसिक दोनों नहीं पूरी हुई तो हम डीमिंग एक बार देख लेंगे। तो इतना आसान लॉ बनाया हुआ है, आ गया समझ में? घर जाके आप रिवाइज करिएगा, और इसी में ही आगे भी कुछ चीजें लिखी इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस में, उसको रीड करना। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय।